अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। एक नए और भरपूर शो में आपको हम वेलकम जनाब कर चुके हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं जन्नत जमशेद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे। और अब चूँकि हफ्ते का दूसरा दिन है, मंडे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो कुछ लोग लोगों के लिए कुछ यकीनन लोगों के जन्नत वो लिए होता है कि मंडे जो है वो मुश्किल है, जबकि कुछ मेरी तरह के भी होते हैं जो कहते हैं भाई मंडे आ गया तो अब बड़ा जी जान से जो है वो काम करना है। ये तो आप अपनी कुछ तारीफ लोगों कर को रहे मुश्किल हैं, लग रहा होता है। नहीं, मैं आपको अपने मुंह मियां मिठू बन हकीकत रहे हैं। बयान कर रहा हूं मैं आपको। तो नाज़रीन, आज 11 अगस्त है और ये दिन पाकिस्तान में अक़लियतों के कौमी दिन के तौर पर भरपूर तरीके से मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के मुसावी हुकूक, मजहबी आज़ादी और मुल्की तामीर और तरक्की में उनके अहम किरदार को उजागर करना है। 11 अगस्त का ये दिन बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 1947 के उस तारीखी खिताब की याद भी दिलाता है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि पाकिस्तान में मजहब या अकीदे की बुनियाद पर किसी शहरी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा और रियासत में तमाम शहरियों को बिला तफरीक यकसा हुकूक हासिल होंगे। बिल्कुल उज़ैर, पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग भी अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। तालीम, सेहत और अदलिया समेत हर शुबा ज़िंदगी में अक़लियती बरादरी पाकिस्तान की तरक्की में अपना काबिल कदर किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। हुकूमत पाकिस्तान भी अक़लियतों की फलाह बहबूद, तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशां है ताकि सब मिलकर वतन अजीज़ को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकें। आज के दिन की मुनासबत से हम सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क भर की अक़लियती बरादरी की खिदमात का एतराफ़ और खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बिल्कुल जी। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें तो प्रोग्राम की हाइलाइट्स अगर आपके साथ शेयर करें तो मिडल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि जनाब जो सनसनीखेज़ पेशरफ्त है वो हो चुकी है। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने दावा किया है कि अमरीका ईरान से जंग हार रहा है, बल्कि हार चुका है, जबकि ईरान ने मक्का दिफाई मुआहदे को अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी से जोड़ा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में ऑयल टैंकर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल चौथे रोज भी जारी है और कराची पोर्ट समेत तमाम सप्लाई चेन ठप होकर रह गई है। कराची के मीर रजा केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट ने चेहरे पर तेजाब फेंकने और तशद्दुद का इंकशाफ करके अब पूरी तफ्तीश का रुख मोड़ दिया है। अच्छा, आज का जो शो है हमारे उन तमाम देखने वालों के लिए बहुत ख़ास है जो जोड़ों और घुटनों के दर्द से परेशान हैं। नाजरीन, आज लाइव कॉल पर माहिरीन से देसी इलाज जान सकेंगे। इसके साथ मुआशरे में गोरी रंगत के बढ़ते जुनून और वाइटनिंग क्रीम्स के ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स पर भी हम माहिरीन की राय लेंगे। कुदरती ग्लोइंग स्किन का राज जानेंगे और मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के पेट्रोनास ट्विन टावर्स, वहाँ की नाइट लाइफ और मज़ेदार मकामी खानों बारे देखेंगे माहम जाहिद की खुसूसी रिपोर्ट। बिल्कुल। और आखिर के बगैर आगे चलते हैं और सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट की बात करते हैं। हमेशा की तरह मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो नाज़रीन, ईरानी पार्लियामेंट के जो नायब स्पीकर ने वाज़ेह कर दिया है कि आप में हुर्मस अब जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं आएगी और खित्ते में बहरी आमदरफ्त का नया निज़ाम तश्कील पा रहा है जिसको अमरीका और इसराइल को तस्लीम करना होगा। नाज़रीन, ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ओमान के साथ मुज़ाकरात का मकसद फौरी तौर पर आबी गुज़रगाह खोलना नहीं बल्कि तिजारती जहाज़ों के लिए महफूज रास्ते और कवायद तय करना है। जबकि पाक, सऊदी और तुर्की दिफाई मुआहदे को ईरान ने खित्ते में अमरीका पर इन्हिसार ख़त्म होने का इशारा करार दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ट्रंप पर सख्त तनकीद करते हुए दावा किया कि अमरीका ये जंग हार चुका है और मुसलसल लड़ाई से अमरीका कमज़ोर जबकि ईरान मजबूत हो रहा है। साथ ही हौसियों की जानिब से सऊदी अरब की जाजान रिफाइनरी पर ड्रोन हमले और पेंटागन की नाकाबंदी की कोशिशों ने बुहरा अहमर और खलीज की सिक्योरिटी को मजीद दाव पर लगा दिया है। देखा जाए तो इन्हीं तमाम मामलात का जायजा लेने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर दिफाई उमूर वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब ने। डॉक्टर अहमद सईद साहब, आपके वक्त का वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ईरानी नायब स्पीकर का ये बयान कि आपने हुर्मस पर पुराना निज़ाम बहाल नहीं होगा और बहरी दिफाई और बैनुल अक़वामी कवानीन की नज़र में इसके आप क्या समझते हैं, क्या मानी है और क्या आलमी ताकतों ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक की बात करें तो क्या उनके लिए ये काबिल कबूल है? जी, अस्सलाम वालेकुम उज़ैर और जन्नत और हमारे नाजरीन को भी पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं से। और
आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में कहा कि ये अभी जो निज़ाम है ये अपनी एक ट्रांजिशन में आ गया है। जैसे हम समझते हैं कि अ, जो आलमी जंग पहली थी और दूसरी उसके दरमियान में बहुत सारी ट्रांजिशंस हुई थी। बहुत सारे इदारे जो हैं वो अपनी नई समत में चले गए थे, जिसके बाद फिर आप देखें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस बना, नेटो बना, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के ऑर्गेनाइजेशंस बनी, इसके अलावा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बनी और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनी। इसी तरीके से अब भी ये ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि ट्रांजिशन टुवर्ड्स द मल्टीपोलैरिटी। तो उसके अंदर भी ये जंग जो है ये इसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। एक तो ये है कि 21st सेंचुरी की पहली जंग है, बाज़ाब्ता अगरचे यूक्रेन की है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा इसका असर नहीं हुआ जितना कि इस एक जंग ने किया। और इसमें ईरान ने बड़ी अपनी सोची समझी एक हिकमत अमली के तहत उन्होंने इस पूरी जंग को आगे लेके चले हैं और उसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक अपना एक कलीदी पॉइंट बनाया है, जिसके ऊपर वो टोटल बार्गेन उसके ऊपर कर रहे हैं। तो उस हवाले से अगर उनकी हम देखें जो तारीखी उनकी लिंकेजेस हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ या गल्फ रीजन के साथ, तो वो उसको अपने एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के तौर पे देखते हैं और ये समझते हैं कि हमारी मुल्क की सालमियत और हमारी मुल्क की तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके लिंक है। इसी वजह से अब जब ये नेगोशिएशंस हो रही हैं जो कि ओमान और ईरान के दरमियान है, ये बायलैटरल है, तो उसमें अभी तक का जो सिलसिला है वो ये है कि उन्होंने जो न्यूट्रल ट्रेड है उसके लिए सेफ पैसेज उन्होंने दिया है। लेकिन जैसे अमेरिका ये कह रहा है कि ये इसको उसकी उस हालत में बहाल किया जाए जैसे वॉर से पहले था। तो अब ईरान के जो अब्बास अरागची साहब हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके हैं, इब्राहिम रईज़ाई हैं या उनके बाकी जितने लोग हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि अब ये स्ट्रेट उस तरह नहीं होगी, उसके ऊपर कंट्रोल हमेशा ईरान का रहेगा। जी। लेकिन कंट्रोल सिर्फ इस हवाले से है कि जो उनकी कौमी सालमियत के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको वो देखेंगे। अच्छा अहमद साहब, एक नया बाकी दावा जो भी ships आया आ डोनाल्ड रहे ट्रंप हैं की जानिब से। वो कहते हैं कि जो बारूदी सुरंगें थी वो आपने हुर्मुज़ से हमने मुकम्मल तौर पर हटा दी हैं और हमारी जो नाकाबंदी है वो बड़ी कामयाब रही। कितनी हकीकत है इस दावे में डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, उनके पहले भी बहुत सारे दावे इस तरह के आए हैं और वो सारे उनकी अपनी जो इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, पॉलिटिकल जो उनकी एक रेटिंग बहुत नीचे जा रही है, उसको जी। अप करने के लिए जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसके लिए ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन जिस मुल्क ने बारूदी सुरंगें बचाई हों वही सर्टिफाई कर सकता है टेक्निकली कि ये बारूदी सुरंगें उठाई जा चुकी हैं कि नहीं, अदरवाइज वो एरिया क्लियर नहीं होता। उसकी दूसरी वजह ये है कि इवन अमेरिका के कहने के बावजूद अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कम नहीं जी। की है। उसकी बड़ी वजह यही है कि इंश्योरेंस उस वक्त तक क्लियर होगी और उसके ऊपर जो फ्रेट चार्जेस कम होंगे तब, जबकि ईरान ये कहेगा कि हमने यहाँ से अपनी टोटल माइनिंग जो है वो ख़त्म कर दी हुई है। जी। तो ये बयानात की हद तक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी बड़ी हकीकत नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कहिएगा कि ईरान ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई माहदे को खित्ते की बदलती सोच और अमेरिका से दूरी की अलामत करार दिया है। अब बतौर दिफाई माहिर आप इस रद्दअमल को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट अपने वक्त और मकाम और जो इसमें ममालिक ने शिरकत की है बड़ी अहमियत रखता है। जी। एक तो ये है कि जो 14 नकात के ऊपर जो 2 महीने का टाइम दिया गया था वो अभी तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो टाइम ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इसके ऊपर एक और मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत है जिसके अंदर के रीजनल सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए। तो उस हवाले से भी ये एक स्टेबिलिटी लाने के लिए इस एरिया में इन तीनों ममालिक ने आगे बढ़ के एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके अंदर आगे चल के अभी बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान का जो फुटप्रिंट है या ईरान का जो इन्फ्लुएंस है गल्फ के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ख़त्म होगा। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि ईरान ने जो अपने 14 नुकात में से एक नुक्ता ये भी रखा था कि अमेरिका के जो यहाँ 13 बेसिस हैं वो यहाँ से ख़त्म होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये वैक्यूम बनेगा तो वैक्यूम के अंदर फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई है जो कि किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है,
लेकिन ये है कि जॉइंट डेटरेंस है। इसका मतलब ये है कि किसी एक मुल्क के अगर इसके हमला होता है तो तमाम ये मुल्क जो 3 है ये मिल के इसकी हिफाजत के लिए आगे आएँगे। तो उस हुँ, हवाले से कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन है तो वो उसको रोकने में मदद मिलेगी। हुँ, तो ये असल में अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 51 है जो सेल्फ डिफेंस का हर मुल्क को वो हक देता है। तो अब हुँ, ये कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस को आप कह लें जिसमें कि ऑलरेडी नेटो की तर्ज पे बहुत सारे और इदारे हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अहमियत के एतबार से बहुत बड़ी अहमियत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान हुँ, की 6th लार्जेस्ट बड़ी सीजन्ड, बड़ी ट्रेन्ड और बड़ी वेल इक्विप्ड आर्मी है, और प्लस हम हुँ। माशाल्लाह एक न्यूक्लियर स्टेट भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा स्टेबलाइज़र है जो इस रीजन में जनरेट हुआ है। बिल्कुल, इस रीजन में जनरेट हुआ है। अच्छा सर, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात कर लें, अमेरिका जो है अब 2 और महाज़ों पर भी जो है हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है वो करता नज़र आ रहा है। इराकी कुर्दिस्तान से हम देख रहे हैं कि 30 सितंबर तक ऐलान किया गया है कि तमाम फ़ौजें निकाल ली जाएँगी। शाम को मजबूर किया जा रहा है, बल्कि शाम भी इस पर एग्री है कि जो वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको सरेंडर कर दिया जाएगा। IAEA के हवाले कर दिया जाएगा। इस रीपोस्टरिंग के हवाले से बताइएगा, इसके क्या आप असरात देख रहे हैं? जी, इसके कुछ असरात तो अंदिया तो मेरे ख्याल में उनके अमेरिकन जो हुँ, सेक्रेटरी डिफेंस या उनको वॉर सेक्रेटरी भी कहते हैं, मार्को रूबियो ने उन्होंने अपने एक बयान में किया था। उन्होंने कहा था कि अब हमारा जो शिफ्ट है या हमारा जो फोकस है वो जी। होगा हुँ, पैसिफिक की तरफ, और जी। पैसिफिक में भी जो साउथ चाइना सी है उसके हवाले से। तो अभी ये रीपोजिशनिंग ऑफ फोर्सेस हो रही है, और उसी हवाले से जैसे आपने देखा होगा कि नेटो के अंदर भी काफ़ी हुँ, अरसे से अमेरिका जो है इस बात का अंदिया दे रहा था कि हम यहाँ से निकलेंगे, और उन्होंने हुँ, अभी अपना एक फिजिकल विड्रॉल भी वहाँ से स्टार्ट कर लिया है। हुँ, तीसरी चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन की थी इंडिया और पैसिफिक रीजन की, जिसके अंदर इन्होंने अपनी जो कमांड है उसको इंडो पैकॉम कर दिया था, यानी इंडिया जी। और पैसिफिक कमांड को एक कर दिया था। तो वो भी तकरीबन 1 महीना पहले उसको डीलिंक करके उन्होंने पैसिफिक में दोबारा ले गए हैं, और जी। उससे इंडिया का जो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का एक बहुत बड़ा हुँ, मंत्रा था वो भी अपनी जगह पे अपनी मौत मर गया है। तो हुँ, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अमेरिका ग्रेजुअली अपने आप को इस एरिया से डाइल्यूट कर रहा है। तो हुँ, उस हवाले से भी पाकिस्तान के बहुत बड़ा एक रोल है जो नॉर्थ अरेबियन सी में और बाकी हर उस जगह पे गल्फ के अंदर ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगा इंशाल्लाह। और उसमें पाकिस्तान नेवी आप देखें आपने मेरा ख़्याल है 1 हफ्ता पहले एक जो नई एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोalition बनी है, हुँ। जो बहीरा अहमर, बाब अल मंदब और गल्फ ऑफ अदन के अंदर स्टेबलाइज़ करेगी। तो उसको पाकिस्तान नेवी लीड कर रही है। उस हवाले से भी बहुत सारे और इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन बनेंगी जो कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करेंगी। जी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ईरान की बात करें तो वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जा रहा है। जितनी भी ईरान की प्रॉक्सीज है वो मुतहरिक हैं, चाहे वो कमज़ोर ही क्यों ना हो। अगर हम हौसियों की बात कर लें तो उनकी जानिब से अरामको रिफाइनरी पर ताज़ा ड्रोन हमला, सऊदी अरब को निशाना बनाना, तो आप क्या देख रहे हैं कि खलीज की जो सिक्योरिटी है तेल की फराहमी पर ये कितना बड़ा असर डाल सकती है? जी, ये एक मेरे ख़्याल में डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो कि हूथी जो है वो अभी भी उनके जो अज़ाइम। अटैक्स हैं वो उन एरियाज़ में हो रहे हैं जो कि ऑयल एनर्जी सप्लाई लाइन्स हैं। जी। हुँ, लेकिन ये कि कल की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ईरान ने ये वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका ने हम पे अटैक किया तो अब उसके बाद फिर हम ये कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गल्फ़ का है हुँ। उसके ऊपर अटैक करेंगे। मेरे हुँ, ख़्याल में अब आहिस्ता-आहिस्ता इसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी, और ये अपने तौर पे ये चीज़ें अब कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा अहमद साहब, इसके अलावा हम ज़मीनी कार्रवाई का बड़ा शोर सुन रहे हैं। ईरान जो है वो बड़े सख्त बयानात भी दे रहा है इस मामले के ऊपर कि अमेरिका जो है ज़मीनी कार्रवाई से बाज रहे, वरना कोई फ़ौजी जो है वो यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा। तो क्या अमेरिका किसी ज़मीनी एडवेंचर का ख़तरा मोल ले सकता है, वो भी एक लैंड लॉक कंट्री के अंदर? देखें ज़मीनी एतबार से जब भी इस तरह की कोई काम किया जाता है, आपने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड करने होते हैं, तो उसके लिए कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, कुछ शराइत हुँ, हैं। उन शराइत के अंदर आपको जो
जिस फोर्स को आपने डील करना होता है, इससे 3 गुना ज़्यादा फोर्स लानी पड़ती है आपको। इसके अलावा उसकी जो एयर फोर्स है, उसको टोटल कंप्लीटली ख़त्म करना पड़ता है। उसकी बाकी जो रेजिस्टेंस है, वो भी ख़त्म करना पड़ती है उस एरिया के अंदर कम से कम, ताकि आप लैंड कर सकें। तो उस हवाले से तो कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि अमेरिका जो है वो उसके अंदर ये इस्तिताअत है कि वो कर सके, क्योंकि अभी उनके पास जो फोर्स इस एरिया में है वो 12 से 15 हज़ार के करीब है, जो उनके कुछ शिप्स के ऊपर है। तो मरीन्स इससे ज़्यादा वो ला नहीं सकते इस वक्त। तो दूसरा जो पहलू है वो ये है कि इसके अंदर बिल्कुल सही ईरान ने कहा कि अगर वो आते हैं तो उनके बॉडी बैग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ से जो अमेरिका को जाएंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है अमेरिका के अंदर, आप देखें जो पिछला अटैक जॉर्डन में किया था ईरान ने, उसके अंदर सिर्फ 3 कैजुअलिटीज हुई थी और उसके ऊपर अमेरिका में कितनी सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो यहाँ तो इस केस के अंदर तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होने का एहतमाल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मिड टर्म इलेक्शन के करीब करीब इस तरह की कोई हमाकत की जा सकती है। तो ये डूएबल नहीं है मेरी नज़र में। बिल्कुल ये काबिल अमल नहीं है कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो और अमेरिका जो है वो अपनी फौजें ईरान के अंदर उतारे, वो भी एक लैंड लॉक कंट्री के अंदर जहाँ पे बहुत सारे उसको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं और वेनेजुएला जैसी सूरत हाल वहाँ पर नहीं है। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर अपना तज्जिया भी दे रहे थे और हम देख रहे हैं कि यकीनन अमेरिका जो है वो अब रीपोजिशनिंग भी कर रहा है। बहुत सारे और फ्रंट्स जो हैं उन पर भी अमेरिका का फोकस है। बेसिकली तो चाइना का रास्ता रोकने की ये कोशिश है जो हम देख रहे हैं कि इकदाम किए जा रहे हैं। जिस तरह से हमने बात भी की, इराकी कुर्दिस्तान से जो फ़ौजें हैं वो निकाली जा रही हैं, रीपोजिशनिंग हो रही है। सीरिया जो है वो भी सरेंडर करने जा रहा है अपना जितना भी न्यूक्लियर वेपन है IAEA के आगे, और यकीनन इसके पीछे अमेरिका की ही सारी कोशिश है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि आपने बात की कि क्या जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो ईरान की सरजमीन पर उतरेंगे, तो ईरान के जैसे दुश्वार गुजार रास्ते हैं, जो जोग्राफी है उनकी, तो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि हमने देखा है कि माजी में अमेरिका ने जहाँ पर भी हमला किया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, वो काफ़ी सालों तक वहाँ पर जंग लड़ता आया है। लेकिन जब ईरान के साथ टाकरा हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे तो फ़ज़ाई जंग लड़ेंगे, और मुज़ाकरात की मेज़ पर भी अमेरिका बहुत जल्दी आ गया। और ऐसा होता नहीं है। हालात अगर आप देखें तो जो पिछले दिनों हमने जंग के अंदर देखा था, जब एक जहाज़ गिरा और पायलट जो है वो वहाँ पर ईरान के अंदर रह गया, तो कितने अमेरिका के जहाज़ थे जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया सिर्फ इस एक पायलट को निकालने के लिए। इससे साबित होता है कि जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। इतना आसान नहीं है, ईरान कोई तरने वाला नहीं है कि जहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, अमरीकी फ़ौजी उतरेंगे और बगैर किसी नुकसान के अपनी कार्रवाई करके वापस चले जाएंगे। बहरहाल ये एक मुश्किल लगता है, बयानात जो हैं वो दिए जाते हैं, हल्की फुल्की मौसीकी भी चल रही होती है। तो मौसीकी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में पॉप गायकी के बेताज बादशाह और अपने दौर के मकबूल तरीन गुलकार आलमगीर 71 बरस के हो गए हैं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आलमगीर की सहरंगेज आवाज़ का जादू ऐसा है जो वक्त की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। 50 बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी उनके गाए हुए नगमे सुपरहिट हैं। आलमगीर ने फिल्मी दुनिया में भी अपनी आवाज़ का लोहा मनवाया और मशहूर मौसीकार रॉबिन घोष के साथ मिलकर मौसीकी की दुनिया में बेपनाह नाम कमा। अच्छा, मुझे दिल से ना भुलाना और देखा ना था कभी, हमने ये समा जैसे सदाबहार गाने आज भी ज़बान ज़रियाम हैं। जबकि पाकिस्तान के बेशुमार नए गुलकारों ने इन्हीं गीतों को गाकर इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाई है। आलमगीर साहब को शानदार खिदमात पर निगार अवार्ड से नवाजा गया। गोल्ड इज गोल्ड। और आप देखें कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आवाज़ ही इतनी शानदार है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो कमी है वो पूरी कर रही है। और कानों को अब यही कह रहे हैं आप। देखिए, मैं तो दबे लफ्ज़ों में कह रहा था, अब आपने बात खोल दी है तो मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। और देखें उसके बावजूद कानों को कितने ज़बरदस्त लगते हैं ये गाने, ये आवाज़ें कितनी भली लगती हैं। लिरिक्स बहुत खूबसूरत हैं, दिल को छू जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो आजकल के सिंगर्स हैं वो इन्हीं गानों को रिक्रिएट करके फेमस हो रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि कंपोज करना गाने को, लिरिक्स लिखना, गाना उस दौर में एक बहुत ही इसमें जन्नत एक मैसेज भी है। अगर आप चाहते हैं कि आजकल के जो आने वाले सिंगर्स हैं वो चाहते हैं कि ज़रा लॉन्ग टर्म उन्हें याद रखा जाए, तो फिर उन्हें को बड़ा क्रिएटिव काम करना पड़ेगा। बड़े अच्छे लिरिक्स हैं, उन पर गौर करना पड़ेगा। और आपको याद है कि भी एक इंडियन गुलकार हैं, उन्होंने जो लिरिक्स क्रिएट किए हैं उसके बाद उनके साथ जो हो रही है, हालांकि अच्छे खासे मशहूर हैं, तो उनको जनाब वो गुरु याद आ गए इस मामले पर कि हमारे साथ हो क्या रही है, हमने कर क्या दिया है। तो आपको भी बड़ा अच्छा काम करना है ताकि उसे लंबे अरसे तक याद रखा जाए और लोग जब भी उसको सुने उसको एंजॉय करें और आने वाले आपको फॉलो करें। तो वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो ब्रेक के बाद आपको सुनो पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, आजकल हड्डियों और जोड़ों का दर्द, पट्टों का खिंचाव और जिस्मानी कमजोरी सिर्फ उम्र रसीदा अफराद का मसला नहीं रहा।
बल्कि नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं। शदीद दर्द की वजह से रोजमर्रा के कामकाज मुतासिर होते हैं और लोग मुसलसल अद्वियात पर इन्हिसार करने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या देसी और कुदरती तरीकों से इस दर्द का मुस्तकिल और महफूज इलाज मुमकिन है? बिल्कुल जन्नत, और इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हड्डियों की मजबूती, जोड़ों की सूजन और खिंचाव को दूर करने के आसान और देसी टोटकों के बारे में। तो अगर आप भी हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और इसका कुदरती हल जानना चाहते हैं तो जनाब आप हमारे शो में लाइव कॉल करके अपने सवालात पूछ भी सकते हैं, अपने मसाइल जो है उनका हल भी जान बिल्कुल सकते जी। हैं। और इन पर रहनुमाई फराहम करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ मौलिज और माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज फरहान साहब, आपके वक्त का वेलकम। हकीम साहब, सबसे पहले तो हम वजूहात को अगर डिस्कस करें तो आजकल अगर हम देखें कि कम उम्र लोगों में भी हड्डियों के, जोड़ों के दर्द जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप क्या अपनी प्रैक्टिस में वजूहात देखते हैं? नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाकई पहले से ये मर्ज़ बहुत बढ़ चुका है। बुनियादी वजह इसकी सबसे बड़ी है ड्राइनेस। जब इंसान के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे एक तो स्टिफनेस आ जाती है, पट्टों के अंदर खिंचाव आ जाता है, और साथ ही साथ जॉइंट जो हैं जब उनके अंदर से एक मखसूस किस्म का फ्लूइड होता है, लुब्रिकेशन होती है, जिसको आम हम कहते हैं ग्रीस होती है पंजाबी ज़ुबान में, वो जब ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो फिर जॉइंट में पेन शुरू हो जाती है, जॉइंट फिर रगड़ खाना शुरू हो जाती है। ये जो अब जॉइंट आना, तो ये इसमें लुब्रिकेशन है जिसकी वजह से ये फोल्ड हो रही है। जब जहाँ पे अकड़ाव आ जाएगा वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये फोल्ड नहीं होगी। अक्सर लोग आते हैं हाथ ऐसे होते हैं तो सीधे भी नहीं होते। तो इसमें जो सबसे बड़ा किरदार देखने में आया, नींद की कमी बहुत बड़ा सबब है। अच्छा। कुछ लोग पूरा दिन काम करते हैं, रात को मोबाइल देखते हैं, यानी नींद बॉडी पूरी- रिपेयर ही नहीं हो पाती है आपकी। उससे क्या होता है, ड्राइनेस बढ़ती है। फिर काम ज़्यादा करने के लिए जब थकन होती है तो कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। ठीक। अब वो भी क्या करता है, उससे भी होता है ड्राइनेस पैदा होती है। तो फिर हमारी जो ग़िज़ाएँ आजकल की जो नौजवान नस्ल खा रही है, उसमें भी फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोई आपका फ्लूइड नहीं पैदा होगा। जैसे पहले लोग क्या करते थे, सब्जियाँ, फल, सलाद, देसी घी का इस्तेमाल, लस्सी, दूध, दही, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब अगर हम अपने आबाओ अजदाद की बात करें तो हल्की सी भी किसी को चोट लग जाती, वो फ़ौरन पेन किलर नहीं लेते थे। फ़ौरन क्या कहते थे, इसे दूध में हल्दी हल्दी वाला डाल दूध के, पिला दिया जाए। ठीक है, जी। क्यों कहते थे, और उसमें भी वो देसी घी डलवा देते थे। अब देसी घी क्या करता था, पूरे जिस्म के अकड़ाव को ख़त्म करता है। और हल्दी जो है, जहाँ पे भी आपके जिस्म में इन्फेक्शन है, फौरी तौर पे इन्फेक्शन को ख़त्म करने की बेहतरीन चीज़ हल्दी है। हल्दी के बहुत सारे फवायद हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर कॉलर है हमारे साथ। मुल्तान से सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, हकीम साहब भी आपको सुन रहे हैं। अपना मसला जो है, अपना सवाल उनके सामने रखिएगा। सईद, आपको आवाज़ आ जी सर, रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। टाइम सर जब उठता हूँ ना तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द होती है। अच्छा, एज कितनी है आपकी? मेरी 25 साल। और कमर में दर्द कब से है? कुछ चोट लगी थी या वैसे ही शुरू हो गया कमर में दर्द? नहीं, ये अभी कोई 2 महीने हुए हैं तो अभी शुरू हुई है। नहीं, कोई चोट लगी थी या वजन उठाया था कोई? जी, वजन उठाया था, वजन की वजह से। अच्छा, चलिए जी, ठीक ठीक है है। सईद साहब, आपके मसले का हल जो है वो फरहान साहब से पूछते हैं। ये अक्सर होता है। मेरे पास कुछ अर्सा पहले केस ऐसा आया, वो वेट लिफ्टर था और अच्छा खासा उसका कद, और हमारे पूरे एरिया में मैंने लाहौर में उसे ऐसा शायद ही देखा होगा। अच्छा। इतना ज़बरदस्त फिटनेस लेवल, और उसने मुकाबले भी काफ़ी जीते हुए थे। ऐसे ही जब उन्होंने वेट उठाया ना तो वो मुकाबला तो जीत गया। हल्की सी उसकी आवाज़ आई तो वो वापस आया, आके लेटा, कमर में दर्द शुरू हो गई। अब कमर की दर्द इतनी शदीद होगी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। उसका ऑपरेट हुआ, ऑपरेट कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद ऑपरेट के चंद दिन के बाद डेथ हो गई। यंग लड़का 22-23 साल का। अक्सर औकात जब हम वज़न उठाते हैं, हम एंगल नहीं देखते किस तरीके से खड़ा होना है। जी, हम जब चारपाई से उठते हैं उस वक्त भी गौर नहीं करते। जब कोई भी वज़न उठाने लगे तो पहले अपना बैलेंस बिल्कुल चेक करें, फिर हल्का सा उसे उठा के ना चेक करें कि बिल्कुल मेरी मूवमेंट ठीक है, उसके बाद उसे उठाएं। जब हम यकदम ऐसे वज़न उठाते हैं तो बाज़ औक़ात आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड है, अगर इसमें हल्का सा भी मोरा, हल्की सी भी चोंच भी दब जाए ना तो एक टांग या दोनों टांगों में
दर्द शुरू होती है। अगर हल्का सा दबाव और पड़ जाए तो निचला हिस्सा काम करना ही छोड़ जाता है। उसका निचला हिस्सा काम करना छोड़ गया था, तो इसलिए खुदारा एहतियात करें। फिर उसके बाद अगर हो गया मसला तो इसका ऑपरेट हल नहीं है, बहुत कम कामयाब होता है इसका ऑपरेट। अच्छा, हाँ, इसका हल बड़ा बेहतरीन सादा एक मैं नुस्खा बताता हूँ, वो इस्तेमाल करवाएं। और ये भाईजान आपने भी नोट कर लेना है नुस्खा। उसमें सादा सी चीज़ है, ये चीज़ें ले लेनी है मार्केट से। ये है खार खस्क, इसको बखड़ा भी कहा जाता है। जो गांव के लोग हैं वो इसको जानते हैं, क्योंकि ये पहले पंजीरी पांडा औरतें जो साल में 1-2 दफ़ा या आम रूटीन में अभी भी गांव में लोग साल में 1-2 दफ़ा पंजीरी बना के खाते हैं जी। उसमें ये मेन जुज़ है कमर दर्द के लिए इसे डाला जाता है। ये डालना है 50 ग्राम, ये ले लें। अश्वगंधा, इसके बारे में मशहूर है कि कोई ऐसा दरख्त जो बिल्कुल भी सूख चुका है, 1 महीना उसको भी लगाते रहे ना जड़ को, तो वो भी हरा हो जाता है। यानी कि इतनी कारआमद चीज़ है ये, ठीक है। ये भी ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन चीज़ है, तो इसका भी 50 ग्राम ले लें। उसके बाद ये तीसरी चीज़ है सूंड, जिसको हम अदरक कहते हैं। ये खून की सर्कुलेशन के लिए इससे अच्छी दवाई नहीं है। तो ये 3 चीज़ें, इसका फाइन पाउडर कर लिया जाए। पाउडर करके तो फिर इसका आधा चम्मच नीम गर्म दूध के साथ, और सुबह दोपहर शाम, लेकिन दूध का कम से कम 1 गिलास हो, क्योंकि ये नुस्खा थोड़ा सा गर्म है। जो ब्लड प्रेशर वाला मरीज है वो साथ अगर ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है तो वो जो भी उसका मुआलिज है उससे मशवरा कर ले, तो पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो दूध पीना है उसमें थोड़ी सी हल्दी और दालचीनी डाल, हल्दी और दालचीनी। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, नासिर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछेंगे आप हकीम साहब से? मैं जी, मेरा 3 साल पहले मेरे ना पट्टे का खिंचाव हो गया था राइट साइड का, तो उसकी वजह से मेरा लीवर भी खराब हो गया था। तो लीवर की वजह से उन्होंने ना फेफड़ों के वो चेक करना था पानी मेरी बैक साइड से, तो वो उन्होंने चेक किया 3 साल से। वो मेरे, मैं अगर कोई वजन उठाऊं या अगर कोई वजनी काम करूं तो मेरी बैक साइड पे इतनी शदीद दर्द होती है कि मुझे सांस नहीं आती है। कोई सवाल करेंगे? बोन मैरो हासिल किया गया है जो बताना चाह रहे हैं। जी 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 सर। जी ठीक है नासिर साहब, आपका सवाल आ गया। हम इसका हल जो है वो हकीम साहब से जानते पट्टे हैं। के खिंचाव। हकीम साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? वो कुछ मजीद एज कितनी है आपकी? मेरी एज 34 साल है जी। अभी स्टूल बिल्कुल ठीक आता है? जी सर, मैं, मेरा वो जो है ना, वो मेरे हाथ कांपता है अभी तक, मेरा राइट वाला। नहीं, स्टूल, बाथरूम जाती हैं डेली, स्टूल आता है बिल्कुल ठीक? मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं आ रही। जी जी अच्छा जी। अच्छा, ऐसा जो पेशेंट है जब हल्का सा भी खिंचाओ जिगर वाली साइड पे, इसको हल्का ना जाने। अगर हल्का सा डेली दिन ब दिन बढ़ रहा है, मुस्तकिल रहता है, ख़त्म नहीं हो रहा, फिर आप लाजमी तौर पे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएं, फिर उसके बाद नहीं तो फिर सिटी स्कैन करवा लें। देखें कहीं लिवर के अंदर या तो सोराइसिस होगा, ठीक है। बाज़ औक़ात ये हेपाटाइटिस बिगड़ जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। ये जो बिल्कुल लिवर की बैक साइड पे दर्द आना, ये बेसिकली है जिगर का इशू। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई मसल्स अगर पुल हो जाए ना, तो फिर तो आप सिर्फ मसाज करें या फिजियोथेरापी करवा लें, हिजामा करवा लें, फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, अगर ना मिले फिर ये मसला क्या है जिगर का। अगर हो हड्डियों का, अब अगर हड्डियों में ये चला जाए तो फिर ये और ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन अगर लिवर तक है तो उसके लिए फ़िलहाल ये नुस्खा बड़ा कमाल का है। हेपाटाइटिस को भी ख़त्म करेगा, जिगर के अंदर अगर वर्म है तो उसको भी ख़त्म करेगा। जब जिगर रिपेयर होगा तो फिर ये दर्द रुकेगा, अदरवाइज दर्द नहीं रुकेगा। उसमें अरके मको, अरके कासनी, अगर ये खुद से ताज़ा लेके किसी से अरक निकलवाया जाए तो उससे बेहतरीन है। ठीक। अरके बजूरी और अरके सौंफ, ये 4 अरक ले लें, आधा कप इनका चारों का मिला लें, आधा पानी का मिला लें। सुबह शाम, सुबह निहार, शाम को असर के टाइम पे इस्तेमाल किया जाए। इसमें क्या करना है, सुबह नाश्ते में दलिया गंदम, दलिया जो देसी घी में बना के खाना है। दोपहर में कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली देसी घी में हल्दी डाल के। ऐसे पेशेंट को चिकन, मटन, बीफ बिल्कुल नहीं देना। ऐसा पेशेंट कुछ ही अरसे में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर दवाई देनी हो तो फिर इसमें हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, रेवंद खताई 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, 4 चीज़ों का ये नुस्खा नोट कर लें। इसका फाइन पाउडर कर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम दिया जाए तो कमाल का रिजल्ट है। पेन के लिए
दर्द के लिए सिर्फ हल्दी का कैप्सूल भर के दे दें या दूध में हल्दी डाल के दे दें काफ़ी, या और कोई चीज़ नहीं देनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आज़ाद कश्मीर से भी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और क्या जानना चाह रहे हैं आप हकीम साहब से? सर मेरा नाम गफूर अहमद है, 60 साल मेरी उम्र है। मेरे घुटनों और पट्टों में बहुत शदीद दर्द होता है, तकरीबन 6 माह हो गए। हकीम साहब 60 मसला साल सुना उम्र है, है कुछ उनकी। जानना चाहते हैं मजीद आप उनसे? जी जी, वो बात नहीं, बस काफ़ी बहुत है। शुक्रिया आपके वक्त। अच्छा, जॉइंट का इशू ना जैसे ही पहले था कि 40 क्रॉस होने के बाद या 50, अब तो हैरान हो जाते हैं जब मेरे पास पेशेंट आता है ना 20-25 साल का, हकीम साहब जोड़ों में दर्द हो रही है, तो फिर मुझे 60 साल के तो दुख होता है। तो उनकी जब मैंने एज सुनी है ना तो मैं इसलिए खामोश हो गया। तो इस एज में हो जाता है। जब 40 प्लस जाती हैं आप तो आपके अंदर ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है खुद से। अल्लाह का निज़ाम है अल्लाह का। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर रतूबत ज़्यादा होती है। देखिए ना, बच्चा गिरता है उठ के भाग पड़ता है, बच्चे का कद बढ़ता है तो उसके अंदर तरी होती है, रतूबत होती है, फ्लेक्सिबल हड्डियां नरम होती हैं, हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके वो। अंदर तर गर्म मिजाज है ना अच्छा अच्छा। जब हम एंड में जाते हैं 40 साल के बाद खुश्क सर्द मिजाज हो है। जाता आप देखें कभी भी हड्डियां ऐसे आपस वापस जो है ना, हमारी जिल्द वापसी मांस के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है और ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट जिसके जॉइंट में, एक तो देसी घी ना छोड़े। अच्छा, आज तो साइंस भी कहती है कि देसी घी दिल के लिए सबसे बेहतरीन है। देसी डेली घी 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के पी ले, शहद मिला के गुड़, दूध में पी ले। बूढ़ा बंदा एक तो दूध लाजमी पिए, दूसरा देसी घी लाजमी पिए, और जितना मैक्सिमम घर के काम कर सकता है ना, सब्जी लानी है, चले फिरे ज़रूर। आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर हम बैठे रहेंगे, ज़्यादा काम बैठ के करेंगे तो हम जवानी में ही हमारे घुटने दर्द करेंगे, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं है, हम बैठे रहते हैं। तो अगर हम चलेंगे नहीं तो ये जॉइंट जाम हो जाएगी। गाड़ी है, वो ना चले तो क्या होता है, कुछ अरसा उसको खड़ा कर ही रखें, बाद में चलाएं तो फिर प्रॉब्लम जंग लग जाता है, उसे चेक करवाना पड़ता है। जोड़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक नुस्खा बताने लगा हूँ मैं। उसके लिए ना, ये अल्लाह ताला ने देखे चीज़ें भी बनाई तो उनका ना उसी तरह की शेप भी कई चीज़ों की इस तरह मिलती होती है। अब ये इसमें मैं पीस नहीं कर रहा था, जॉइंट की तरह ना लगता ही ऐसे जैसे जॉइंट ही है। ये ना बाज़ पीस ना बिल्कुल ऐसे, ये जैसे घुटना होता है ना, हाँ जी, ये स्टाइल भी उसका उस तरह का है। ये है सुरंजा शीरी। सुरंजा शीरी। अच्छा, सुरंजा शीरी ले लें 50 ग्राम। उसके बाद इसमें सुंड ले लें 50 ग्राम, और असगंधरा गोरी ले लें 50 ग्राम, काली मिर्च ले लें 50 ग्राम। काली मिर्च जो आम घरों में होती है, फाइन पाउडर करके इसके कैप्सूल भर लें 500 mg के। एक कैप्सूल सुबह शाम। ऐसा पेशेंट जिसके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है, पहले दिन ही जब सुबह दोपहर शाम खाएगा तो इंशाल्लाह शाम को ना दुआ ज़रूर देगा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जॉइंट बेहतर हो गए। ठीक। एक जॉइंट पेन होती है जो यूरिक एसिड की वजह से होती है। अब राइट। हमारे टिप में ना एक छोटे जोड़ों का दर्द होता है, एक बड़े जोड़ों का दर्द होता है। अच्छा, तो ये जो है ये आम, ये घुटनों के दर्द के लिए कमाल का नुस्खा। और ये जो नुस्खा है आपके प्रोग्राम में कुछ साल 2 साल पहले बताया था, तो इतने लोगों ने दुआएं दी थी, क्योंकि ये ऐसा नुस्खा है अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आपके घुटने ही तब्दील होंगे, घुटने ही चेंज करवाने पड़ेंगे, अब ये 3 से 4 माह इस्तेमाल करें, उसके बाद उसी डॉक्टर के पास जाएं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह घुटने तब्दील नहीं होंगे। शर्त यही है कि चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, ठंडा पानी नहीं पीना, फास्ट फूड, जंक फूड या ऐसी चीज़ें जो ड्राइनेस पैदा करें वो नहीं इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताइएगा कि अक्सर बहुत से लोग शिकायत करते हैं उनके पाँव सुन हो जाते हैं बहुत जल्द, इसकी क्या वजह होती है? सुन हो जाना। सुन हो जाना। अच्छा, पाँव का सुन हो जाना बाज़ औक़ात खून की कमी, ऑक्सीजन की कमी या खून का गाढ़ा होना, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बाज़ औक़ात आप बैठे हैं ऐसे, कई लोग सफ़र करते हैं, पाँव सूज जाते हैं या सो जाते हैं। जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो बाज़ औक़ात टांगे नीचे ऐसा सो जाएगा। मतलब क्या, खून की सप्लाई जा रही है, नीचे से ऊपर स्लो आ रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि खून की सर्कुलेशन स्लो है। स्लो है। तो अक्सर आप देखिए कई लोग जब यहाँ पे दबाते हैं ना पाँव को या पिंडली को, आपने कभी चेक करना हो तो गड़ा पड़ जाएगा। अगर आपके हल्का सा भी गड़ा पड़ जाता है, गड़ा पड़ेगा, थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो गड़ा पड़ रहा है, वो ओडीमा है, इसको आम ना ले, वो अंदर रेशा है। अच्छा, ओके। उसका आप ट्रीटमेंट करवाएं, नहीं तो कुछ अरसे बाद दिल का अटैक भी हो सकता है। या नाज़रीन, माजरत, मेरी आज तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी मैं नासाज़ियत प्रोग्राम के बावजूद हाँ, जो है साथ फरहान साथ साहब आज प्रोग्राम यहाँ मौजूद हैं और जी आपके
जितने भी सवालात हैं उनके जवाब भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपकी बेहतरीन रहनुमाई जो है वो की जा सके। तो इसका उसमें इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा सादा सा है। नमक घर में पड़ा हुआ है, कोई भी नमक, पिंक आम सॉल्ट? जो भी हो, पिंक हो जाए, सफ़ेद हो जाए, अच्छा। नमक, पानी गर्म करें टब में, नमक डालें, उसमें पाँव थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए भिगो जैपनीज दें। फार्मूला। यकीन करें इतना ये बहुत अच्छा। ये ऐसा है कि हमारे बाउल डेली करें? डेली चंद दिन कर लें बस। इवन उसके जरा बाद हजरात भी ऑर्थोपेडिक भी ये रेकमेंड करते हैं। अच्छा, इसकी ना मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊं। छोटे होते थे ना, तो जब अच्छा, काम- खुशाब से कॉलर हैं, हाँ, सुनिए। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशाब से कौन बात कर रहे हैं और आपने हकीम साहब से क्या पूछना है? वालेकुम सलाम, मैं सदाम बात कर रहा हूँ पेशाब से। क्या सवाल करेंगे आप हकीम साहब से? मैम, मेरा सवाल ये है कि यूरिक एसिड की वजह से ना मेरे पाँव की पीछे वाली जगह है ना, एड़ी के ऊपर वाली, वहाँ पे गाउट से बन गया है। अच्छा, तो किस जगह पे बोला वो है? जो है ना, मैं मेडिसिन तो ले रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा मुझे तकरीबन। सदाम मेरे भाई बताइएगा, पाँव की आप कहाँ पर बता रहे हैं? ये पाँव की जो बैक साइड होती है ना, एड़ी से ऊपर वाली साइड, एड़ी के ऊपर वाली एड़ी- साइड, बैक साइड पर। जी वहाँ पे। कोई सवाल करेंगे आप? फरहान साहब कुछ नहीं। पूछना तो चाहेंगे? वो जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो गाउट है वो कैसे खत्म होंगे, क्योंकि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, डायलोरिक जो है वो 300 वाली, तकरीबन 1 मंथ हो गया मैं खा रहा हूँ। उसके बाद ऐसी मेड मैं खा रहा हूँ पेन के लिए, ठीक। और डेमडन डीएस जो है वो मैं सुबह शाम इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है लेकिन जी। कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। आप ना गौर से जवाब सुनिएगा। इनका ना जब ऐसा कभी भी पाँव के आपके घुटने पे बन जाए, बाज़-औक़ात ये अंगूठे पे बन जाता है, उसके लिए नीम के पत्ते, बेरी के पत्ते लें, उसको पानी में उबाल के, उसके बाद उसमें नमक डाल के उसमें पाँव रखें। वो जो एड़ी वाला हिस्सा है वो भी उसमें आए, थोड़ी देर तक डेली ये प्रैक्टिस की जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो नरम होना शुरू हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और उसके बाद लगाने के लिए अक का पत्ता, ये आम हर दूसरे प्लाट में लगे होते हैं बड़े बड़े, अक का पत्ता ले लें 1-2, तिलों का तेल ले लें, ठीक है, और उसमें लहसुन जला लें। अब ये तेल पुन छान के रख लें, डेली मसाज करें, पेन भी ठीक हो जाएगी, सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी, गाउट जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और हकीम साहब, आप वो जो हम नमक वाली बात कर हाँ रहे थे, जी। पानी में नमक वाले, अब ना छोटे होते देखते थे कि वालिद साहब ने आना तो वालदा ना पानी लेके ना गर्म, तो उनके ना जब उन्होंने काम से आना तो पाँव को धोना गर्म पानी से। तो फिर उसकी लॉजिक आज समझ आई कि जब नमक डाल के पानी में अगर कोई भी ऑफिस वर्क करता है, बाहर काम करता है, अगर शाम को पाँव आके अगर बीवी नहीं तो खुद ही धो ले, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर ये अमल कर लिया जाए तो उसका फायदा क्या है। अच्छा, आपको पता है आपके जो पाँव है इसके अंदर भी सारे पॉइंट अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। जी, दिल, दिमाग, जिगर, टोटल पॉइंट आपके यहाँ पे हैं नर्व, ठीक है। जब आप इसको हल्का सा पानी, नमक वाले पानी में रखने के बाद हल्का सा मसाज करके, सरसों का तेल हल्का सा मसाज करके सोएं, इतनी पुरसकून नींद आएगी, थकावट उतर जाएगी, आप फ्रेश फील करेंगे, अगले दिन आप बिल्कुल एक्टिव होके काम पे जाएंगे। आपको कभी भी जिंदगी में ना पाँव का दर्द नहीं होगा, पिंडलियों का दर्द नहीं होगा, क्योंकि खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। फिर इसकी वजह से दिमाग भी तेज होगा, क्योंकि खून की सर्कुलेशन का ताल्लुक दिमाग के साथ बड़ा गहरा है, पाँव और ये पिंडलियाँ, इसका ताल्लुक दिल के साथ बड़ा गहरा है। जब भी दिल का अटैक भी होता है तो सबसे पहले खून का गाढ़ापन जब शुरू होता है तो पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाती है, और जो मैंने बताया ना, स्वेल होना शुरू हो जाती हैं, ओडिमा हो सब जाता ये है। तो आपने बताया, हमारे पुलिस वाले भाई भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि पाँव का और दिमाग का क्या लिंक होता है और वो उसका इस्तेमाल किस तरह से ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, तो वो देखें और सिर्फ पाँव पे मार दें। अच्छा हकीम साहब, हमें ये भी बताएं कि हर किसी को कह दिया जाता है आपको कैल्शियम की कमी है, आपको विटामिन का टेस्ट करवाना चाहिए, कौन सी अलामात होती हैं जिन्हें देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और अगर कमी है टेस्ट करवा लेना चाहिए, किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है? देखिए, क्योंकि हड्डियों के और जोड़ों के दर्द में ये बहुत बड़ा मसला बनता है आजकल बहुत बड़ा इशू ये है कि छोटे छोटे घर हैं, ट्रिपल स्टोरी घर हैं, धूप किसी किसी को मुयसर है, और विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? धूप। आज भी आप किसी भी गांव में चले जाएं, अब गांव में जाएं तो उन बच्चों के हाथ पांव मजबूत होते हैं हमारे बच्चों की निस्बत, शहर वालों की निस्बत, क्योंकि वो मिट्टी में खेलते हैं, धूप में रहते हैं, कैल्शियम विटामिन डी तो भरपूर होता है उनके अंदर। एक तो ऐसा काम करें कि अपने बच्चों को हफ्ते में 1 दफ़ा ही, कपड़े कोई भी ख़राब होते हैं, कोई नहीं, एक आधा सूट रख लें, उन बच्चों को लेके जाएं पार्क में,
बच्चे खेलें या कोई आपके करीब गांव है, आपका ताल्लुक है, वहाँ चले जाएं। नहीं तो कम से कम धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी। अच्छा, इसमें अब विटामिन डी की कमी हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? एक तो मैंने यहाँ पे भी एक नुस्खा बताया था, बड़ा सादा सा नुस्खा है। समंदर झाग मिल जाती है, समंदर झाग, वो लिए उसको अच्छी तरह उसके ऊपर वो थोड़ा सा हर के गुलाब से थोड़ा सा उसको डिप कर दें ताकि जरा साफ हो जाए। उसे खुश्क कर लें, खुश्क करने के बाद उसको फाइन पाउडर कर लें। पाउडर इतना हो सुरमे की तरह, अच्छा, बारीक। अब उसमें ना ये गूंद की कर है, ये डाल लें बराबर वजन। तो ये डाल के ना उसमें बराबर वजन रख लें। एक कैप्सूल डेली का खाना शुरू कर दें। अच्छा, अल्लाह के हुक्म से विटामिन डी की कमी नहीं होगी जिंदगी। सही, वाह। इतना ज़बरदस्त सप्लीमेंट है। और अक्सर लोग एक तो जो कहते हैं ना, आपने जो बात ज़बरदस्त कही, हर कोई समझता है मुझे मसला है, पहले टेस्ट करवाए। अच्छा, कुछ लोग खास करके जो वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, उन्हें ज़रूरत नहीं भी होती तो खा रहे होती हैं। तो जब एक्स्ट्रा चीज़ खा रहे होते हैं तो आपको वो जुज़्वे बदन बनने की बजाय उल्टा नुकसान कर रही होती है, वो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं ना है, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, विटामिन डी पूरा है, तो फिर एक्स्ट्रा विटामिन डी आप हासिल करेंगे तो उल्टा नुकसान है। बिल्कुल। अब देखिए ना, टेस्ट प्रोटीन करवाना जो है वो बेहतर ज़रूरी फैसला, है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे आप गोश्त है, गोश्त अगर आप कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, अंदर इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर देगा। इन्फेक्शन कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बहुत सारे जो लोगों के मसाइल हैं उनको आपने एड्रेस भी किया है और जनरली भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो इस्तेमाल करके यकीनन आपके जोड़ और हड्डियाँ जो हैं वो बेहतर रह सकती हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पुरइसरार मौत का मामला हल होने के बजाय उलझता जा रहा है। केस में कई अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट में मीर रजा के चेहरे और हाथों पर तेजाब फेंकने जाने और तशद्दुद के इंकशाफात के बाद केस की तफ्तीश थाना फिरोजाबाद से SIU जबान टाउन मुंतकिल कर दी गई है। केस में अब तक 21 अफराद को भी ज़ेर हिरासत लिया जा चुका है। मीर रजा अली के ख़ानदान की जानिब से पुलिस की नई तहकीकाती टीम पर एतमाद के बाद सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की तश्कील का फैसला फिलहाल मौखर कर दिया है। उधर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने अपने और अपने बेटे के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर साइबर क्राइम एजेंसी से रजू कर लिया है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल और केस के नए हकाइक और तफ्तीश पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची आसिफ अली सैयद ने। बहुत शुक्रिया आसिफ। बताइएगा कि मीर रजा केस की जो तफ्तीश है वो थाना फिरोजाबाद से SIU जबान टाउन मुंतकिल होने के बाद क्या पेशरफ्त सामने आई है और अब तक क्या नई मालूमात सामने आई? जी बिल्कुल, ये मीर रज़ा का जो कत्ल केस है इसके हवाले से जो फिरोज़ाबाद थाने से जो तफ्तीश थी वो अब जो नई तहकीकाती टीम DIG आमिर फारूकी की सरबराही में बनाई गई है उस टीम के हवाले की गई है। गुज़िश्ता रोज़ तमाम जो तफ्तीश का रिकॉर्ड था, FIR और दीगर जो दस्तावेज़ात थी वो तफ्तीशी टीम के हवाले की गई थी। और ये इस तफ्तीशी टीम का गुज़िश्ता रोज़ पहला इजलास हुआ था और DIG ऑफिस में DIG आमिर फारूकी की सरबराही में, जहाँ पर तमाम जो टीम के अरकान थे वो मौजूद थे। और उसके अलावा इस टीम ने जो पुरानी टीम के सरबराह थे SSP समीउल्लाह सोमरो और SSP ईस्ट नज़ीर शेख, इनको भी तलब किया था और इनसे सारी मालूमात ली थी कि इन्होंने अपने टाइम पर जो जब इनके पास सारी तफ्तीश थी इन्होंने क्या क्या तफ्तीश की थी, क्या क्या शवाहिद जमा किए थे और क्या क्या इनको फाइंडिंग्स मिली थी और क्या क्या लापरवाही किस पुलिस वाले ने की, वो तमाम सारी बातें जो थी उस इजलास में इनसे मालूमात ली गई थी। जबकि जो वालिदैन थे इनके, मीर रज़ा के वालिद, वालदा और इनकी बहन, इनको भी वहाँ बुलाया गया था, ये भी वहाँ पर थे 5 घंटे। और इनके वकील जिब्रान नासिर भी थे वहाँ पर, उस मीटिंग में शरीक थे। 5 घंटे तक इनकी मुलाकात हुई है पुलिस अफसरान से। पुलिस अफसरान ने इनके तमाम जो इनके खदशात थे वालिदैन के वो सुने, जो इनकी शिकायत थी वो सुनी। पुलिस की तरफ से जो प्रेशर दिया गया था मुबैना तौर पर या फिर जो इक़दाम किए जा रहे थे कि कत्ल को खुदकुशी ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही थी, उस सारी बात पे इनके बाकायदा बयानात भी लिए गए जो अब तक नहीं लिए गए थे। मुकदमा इनके अगवा का दर्ज होने के बाद से वो कल जाके इनके बयानात इनके वालिद के, इनकी वालदा और इनकी बहन के पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। और अब पुलिस जो है, अब जो नई तहकीकाती टीम है वो आज से अपना बाकायदा काम शुरू करेगी और ये बताया जा रहा है कि जाए वकूआ का सबसे पहले दौरा किया जाएगा। अच्छा ठीक और है। वहाँ का अच्छा जायजा जैसा लेने कि के आप बाद कह रहे हैं कि वहाँ जो पर नई सबसे तहकीकाती पहला टीम है वो बाकायदा तौर पर अपना काम शुरू करेगी, लेकिन सवाल ये है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में चेहरे और हाथों पर तेजाब फेंके जाने और तशद्दुद के इंकशाफात के बाद जो पुलिस का इब्तदाई तौर पर उसे खुदकुशी करार देना बहुत से सवालात को जन्म देता है।
कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम के बाद गोली कमर के पिछले हिस्से से लगने की तस्दीक हुई। बताइएगा कि इस नाकिश तफ्तीश के मुहरिकात क्या सामने आए हैं? देखिए जी, जब इब्तिदाई तौर पर ये सारी तहकीकात शुरू हुई तो एक तो पुलिस के लिए सबसे आसान काम ये होता है कि किसी भी वाक़े को, कोई कत्ल का ख़ास तौर पर वाक़या या मशकूक हो रहा हो, उसको ख़ुदकुशी करार दे दिया जाए, क्योंकि ख़ुदकुशी की इतनी ज़्यादा तफ्तीश या तहकीक नहीं होती, मामूली सी उसकी पूछगछ या तफ्तीश होती है और उसके बाद वो केस जो है ख़ुदकुशी का कह के ख़त्म कर दिया जाता है। इस वजह से पुलिस ने अपनी एक जो लापरवाही थी वो उसमें दिखाई, और जो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उस वक्त के, उनकी लापरवाही थी। जबकि जो मेडिकल लीगल ऑफिसर थे जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पहली बनाई थी और पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी, और उस रिपोर्ट को उनके अपनी ही पुलिस सर्जन ने जो चैलेंज किया था। आसिफ, हमें ये भी बताइएगा, आप इस तरह के केसेस जो हैं वो कवर करते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, हमें ये जानना है आपसे कि ये पुलिस की गफलत है, लापरवाही इसे कहा जा सकता है, या फिर हकाइक को छुपाने की दानिस्ता कोशिश है, किसी को रिलीफ देने की कोशिश है पुलिस की? देखें जी, तमाम बातें इसमें शामिल हैं। एक तो सबसे पहली बात, पुलिस ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की कि इस कत्ल को खुदकुशी अगर करार दे दिया जाएगा तो ज़्यादा लंबी चौड़ी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरे, इसमें बहुत सारे हकायक जो पुलिस ने छुपाने की कोशिश की थी, अगर ये दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होता, इनके वालिदैन अगर इस बात पे नहीं डट जाते कि ये कत्ल है और ये कत्ल की वारदात है, और दोबारा से इन्होंने जो दरख्वास्त दी कि कब्र कुशाई की जाए, हालांकि बहुत मुश्किल काम होता है अपनी जवान औलाद की जो है कब्र को दोबारा खुलवाना और उसकी मैयत को बाहर निकालना दोबारा से और फिर दोबारा तदफीन करना, तो ये सारा काम जब उनके वालिदैन की जानिब से किया गया तो उसके बाद ये कब्र कुशाई हुई, और जो दूसरे पोस्टमार्टम की जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई, और तमाम जो 14 खामियाँ थी, जो सवालात थे उसमें हम उस सब के जवाब मिल गए। गोली पहले कहा जा रहा था कि सामने से लगी है, पीछे से निकली है, वो भी तय हो गया कि गोली पीछे से ही लगी थी और सामने से निकली थी। फिर अंदर उसके जो डैमेजेस थे, जो पसली टूटी हुई थी, वो सारी उस रिपोर्ट में आई। फिर अगले दिन जो इसके कपड़ों के जब फॉरेंसिक हुआ उसमें ये पता चला कि कपड़ों पर तेज़ाब के निशानात थे। फिर मैदे के अंदर तक तेज़ाब के जो है अज्जा पाए गए लेबॉर्ट्री टेस्ट में। तो इसका मतलब तो ये था कि उसको तेज़ाब पिलाने की भी कोशिश की गई होगी थोड़ा बहुत, ज़ाहिर बात है, जब भी वो मैदे तक भी पहुँचा। चेहरे को मस्क करने की कोशिश की गई ताकि शनाख्त छुपाई जा सके। उसकी जो उंगलियों की पोरें होती हैं जहाँ से बायोमेट्रिक किया जाता है, वो पोरें जो हैं वो तेज़ाब की मदद से जलाई गई ताकि किसी तरह से शनाख्त ना हो सके। लेकिन जो घर वाले हैं और जो वालिदैन होते हैं वो तो ज़ाहिर बात है उसको शनाख्त, अपनी औलाद को कौन नहीं पहचान सकता किसी भी हालत में। उन्होंने कपड़ों के ज़रिए और दीगर निशानियों से अपनी औलाद की शनाख्त की थी कि उन्हीं का ही बेटा है। पुलिस ने बस जल्दबाजी में जब डेड बॉडी मिली फौरी तौर पर उसका इब्तिदाई जो है पोस्टमार्टम कराया और उन्होंने बस निपटाने की कोशिश की थी। पुलिस ने शदीद गफलत थी, शदीद लापरवाही थी और उसको खुदकुशी करार देने की कोशिश करते रहे। बिल्कुल। अच्छा आसिफ, ये मामला सियासी रुख भी इख्तियार कर गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि शर्जील मेमन अपने और बेटे रावल मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर NCCI से रुजू करने की बात कर रहे हैं। ये केस इतना हसास क्यों हो गया है? देखिए जी, सोशल मीडिया पर जब एक तो हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई ख़ास कंट्रोल है नहीं, और सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये बात शुरू हुई कि ये मुबैना तौर पर जो गेस्ट हाउस का जो जिक्र आ रहा था, हालांकि इस गेस्ट हाउस का इस कत्ल से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये गेस्ट हाउस का जिक्र सिर्फ इस वजह से आया क्योंकि जो CCTV फुटेज आई थी, जिस गाड़ी से उसको उतरते हुए दिखाया गया था, पहले उसमें नज़र आ रहा था, उसके साथ ही ये गेस्ट हाउस था। तो ये शुबा हुआ कि शायद इस गेस्ट हाउस में इसको किसी ने बुलाया था। फिर जब इनके वालिद की तरफ से ये बात की गई कि हम उस गेस्ट हाउस की तरफ गए, उस गेस्ट हाउस वालों से हमने पूछा बच्चे की तस्वीर दिखा के कि भाई इस बच्चे को देखा है, तो वो गेस्ट हाउस वाले जो हैं वहाँ से भाग गए और वो उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि ये जो गेस्ट हाउसेज हैं कराची में मुख्तलिफ़ इलाकों में बड़ी तादाद में बने हुए हैं, यहाँ पर मुबैना तौर पर तमाम किस्म के जो गलत काम हैं वहाँ पर इन गेस्ट हाउसेज में होते हैं। इस वजह से हो सकता है वो समझे हों कि ये कोई पुलिस के लोग हैं, वो भागे, जिस पे ये सारी बात सामने आई। और फिर एक इशू खड़ा हुआ कि ये गेस्ट हाउस तो जो है शर्जील मेमन साहब का है और उनके बेटे का है, और उनके बेटे जो है मुल्क से फ़रार हो गए। हालांकि उनके बेटे मुल्क में मौजूद हैं, उनका भी बयान आया कि मैं मुल्क में ही मौजूद हूँ, मैं कहीं भी नहीं भागा हूँ या गया हूँ। अब शर्जील मेमन साहब ने अपनी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए NCCI से रुजू किया था गुज़िश्ता रोज़, और अब जो है NCCI ने नोटिस जारी किए हैं उन फेसबुक पेजेस को, उनके एडमिन्स को। 4 लोग हैं जिनको नोटिस जारी किए हैं और उनको NCCI ने आज तलब किया है कि वो आएँ, अपने साथ शवाहिद लेके आएँ जो भी उनके पास अपने दिफा में कहने की बातें हैं। और इस बात आसिफ, हमें आप ये भी बताइएगा कि जो तफ्तीश अब मुंतकिल की गई है SIU को, और बिल्कुल ही अब नया रुख ये तफ्तीश इख्तियार कर गई है,
तो जो पहले वाले तफ्तीशकार थे जो भी इस मामले की छानबीन कर रहे थे, इसे देख रहे थे, क्या उनकी जो गफलत है उस पर भी उन पर जो है वो कोई पकड़ जो है वो की जा रही है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि कोई महकमाना कार्रवाई या कम से कम रिपोर्ट जो है वो बनाई जा सके जिन्होंने इसका मुजाहरा किया गफलत का? जी बिल्कुल, ये जो पिछली जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी और जो एसएचओ डीएसपी थे, ये गुज़िश्ता रोज़ जब वज़ीर दाखिला सिंध वहाँ इनके घर गए थे, इनके वालिद से मुलाकात की थी, उसके बाद एसएचओ जो थे गुलिस्तान जौहर के, उनको मुअत्तल किया गया गफलत बरतने पर और उनको ओहदे में उनकी तनज़्ज़ुली भी की गई, जबकि जो एसडीपीओ शारा फैसल थे, जिनके हदूद में ये थाना गुलिस्तान जौहर भी आता है, उनको भी मुअत्तल किया गया। उनकी सबसे बड़ी तो गफलत ये थी एसएचओ की कि उन्होंने जो जाए वक़ुआ है उसको प्रिजर्व नहीं किया था। उन्होंने उसको एक मामूली सा एक कत्ल की वारदात समझ के, एक लाश मिलने का वाक़, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कराची में नशे के आदी अफराद की लाशें इस तरह से इसी तरह की जगहों से, सुनसान जगहों से मिलती हैं। अब पुलिस उनको ज़ाब्ते की कार्रवाई करके वो जमा करा देती है और उसके बाद उनको सर्द खाने भेज दिया जाता है। वो लाशें भी इसी तरह ही होती हैं, कुछ सड़ी गली सड़ी। तो पुलिस ने इसी तरह का कोई केस समझ के इसको निपटाया था। तो ये इंतहाई गफलत का मुजाहरा था जब आपको गोली लगी हुई लाश मिली है और उस पर आपको इस तरह के निशानात भी आ रहे हैं कि तशद्दुद के महसूस हो रहे हैं। जो गार्डनर था वहाँ का, नर्सरी का माली, उसने भी बताया था, उसने सबसे पहले उस लाश की तस्वीरें बनाई थी देख के, जब उसने देखा था उसने ही बताया था कि तशद्दुद के निशानात थे। जब वो एक आम सा आदमी जब ये बता सकता है कि ये तशद्दुद किसके ऊपर हुआ है, तो ये पुलिस तो रोज़ का काम है पुलिस का, तो पुलिस को ये सब चीज़ें क्यों नज़र नहीं है? बिल्कुल पुलिस इस तमाम तर मामले की अब तहकीक कर रही है। बिल्कुल पुलिस की गफलत है कि पहले जब लाश मिली तो खुदकुशी करार देकर ताजिर को दफना दिया गया, जिसके बाद जो उनके वालिदैन और वकील हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसके बाद दोबारा से कब्र कुशाई की गई और मालूम हुआ कि वो खुदकुशी नहीं, बाकायदा तौर पर एक कत्ल था। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो नाजरीन, मुल्क भर में ऑयल टैंकर्स और गुड ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी है। कराची से लेकर चित्राल तक माल बरदार गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हैं और सप्लाई चेन शदीद मुतासिर हो रही है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए और दोनों फरीकैन के दरमियान डेडलॉक जो है वो बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि माजी की यकीन दहानियों पर अमल नहीं हुआ, लिहाजा मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जारी रहेगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया कि हड़ताल मजीद तवील हुई तो सनती पैदावार, बरामदात और ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगी, जिससे मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। कराची चैम्बर ने हुकूमत से आला तरीन सतह पर फौरी तौर पर मुदाखलत और मसाइल के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात और हुकूमत के साथ पैदा होने वाले डेडलॉक पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आप कहिएगा कि वफाकी वज़रा के साथ इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात किन पॉइंट्स पर नाकाम हुए हैं और डेडलॉक की असल वजह का हाल क्या है? बहुत शुक्रिया। आज हम चौथे दिन से मुल्क की हड़ताल पर हैं और कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई थी हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए, उनके साथ कल हमारे को 5 घंटे के करीब जो है वो मुज़ाकरात हुए। कमेटी में मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान, मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग और मिनिस्टर फाइनेंस के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक थे। जो हमने उनसे डिमांड की कि रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फैसला है वो गवर्नमेंट वापस ले। रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है उस इजाफे को वापस किया जाए। विद होल्डिंग टैक्स और टू टैक्स में जो इजाफा हुआ है उसको वापस किया जाए और एक SR और कस्टम का 1619 उसको वापस किया जाए। तो उस पर उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई और हमसे फिर टाइम मांगा गया कि हम प्राइम मिनिस्टर से बात करके हम आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि रिटर्न में हम आपको दे देते हैं, आपके तमाम तर जो आपकी डिमांड हैं वो जायज़ हैं, वो कानूनी हैं। लेकिन हमने उनसे ये कहा कि दिसंबर में भी मिनिस्टर कम्युनिकेशन साहब ने और यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराही मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब कर रहे थे। तो हमने उनसे ये कहा, ये मेरे पास ये मुआहदा मौजूद है दिसंबर का, जो मुल्क गिर हड़ताल में 10 दिन हमारी हड़ताल चलती रही। उसके बाद इन्हीं मिनिस्टर साहब ने हमसे यकीन दहानी कराई और किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैंने उनसे ये कहा कि दिसंबर में भी आपकी यही यकीन दहानी करवाई गई थी, मिनट्स आप में मीटिंग में हमारे पास हैं, तहरीरी तौर पर इनकी टीम हमारे पास कराची पहुंची थी जिसके अंदर IG मोटरवे थे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन थे, चेयरमैन NHA थे, मेंबर कस्टम थे। ये सब ने आके रिटर्न में मुआहदा किया और उसके बाद 8 महीने तक हम इनके पीछे लगे रहे कि हम नहीं चाह रहे कि फिर हम मुल्क की हड़ताल की तरफ चले जाएं।
जब ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक होती है, जब ट्रांसपोर्टर का पहिया रुकता है तो पाकिस्तान का पहिया रुक जाता है। टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है डिपेंड ही ट्रांसपोर्ट पर करती है। तो इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट के साथ जो हमारे कल मुज़ाकरात हुए, वो भी हमारे बिल्कुल मुज़ाकरात नाकाम हुई है। सिंध गवर्नमेंट भी संजीदा नहीं है। जो पंजाब गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट बिलाल अकबर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमसे वादा करके गए थे, कराची आए थे दिसंबर में, वो भी अपने वादों से पीछे हट गए हैं। तो हमने उनसे यही कहा है कि आपकी हम किसी गलत बयानी में नहीं आएंगे, आपकी किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे, जब तक आप ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन करके उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं स्टार्ट करते, उस टाइम तक हमारी मुल्क गिर हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, कहिएगा कि इस वक्त मुल्क भर में हड़ताल की क्या सूरत हाल है जी। और पोर्ट कासिम समेत दीगर अहम बंदरगाहों से गुड्स की सप्लाई कितनी मुतासिर हुई है? देखिए जी, ये तो मैं आपसे अर्ज करूं, जब पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक पर जाते हैं तो उसका नुकसान कोई हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में नुकसान होता है। डेली बेसिस पे कराची और पोर्ट कासिम से 10 से 15 हजार गाड़ियां जो है कराची पोर्ट कासिम से पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए यहाँ से कार्गो माल इंपोर्ट के कंटेनर लेकर जाती हैं। तो आज चौथे दिन से लोडिंग बिल्कुल बंद है। अनलोडिंग का कल तक हमने इजाज़त दी हुई थी, जो पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से गाड़ियां कराची की तरफ आ रही थी और कल वो एक्सपोर्ट और इनके एम्प्टी कंटेनर उतार कर जो है वो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां वो भी खड़ी हो गई हैं। अब अगले 1-2 दिन में पोर्ट में जगह नहीं बचेगी, ना पोर्ट कासिम न कराची पोर्ट पर, कि जो इम्पोर्ट के कंटेनर आ रहे होंगे, स्पेस नहीं रहेगी कि वहाँ पर जो है कंटेनर रखे जा सके। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे, वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से, ये कि हमारी जितनी भी डिमांड है, तमाम तरह हमारी डिमांड आईनी है, कानूनी है, हमको गवर्नमेंट से ऐसी चीज डिमांड नहीं कर रहे जो कि गवर्नमेंट हमें नहीं दे सकती हो। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फौरी तौर पर हमारे मुतालबात तस्लीम करें। हम किसी इनकी यकीन दहानी में नहीं आएंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। हमारी पुरअमन मुल्क गिर हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। शहजाद साहब, आपने ये भी कहा कि वो दिसंबर की आपने वो बताया कि यकीन दहानियाँ करवाई गई और फिर हड़ताल का भी आपने जिक्र किया और आपने कहा कि जो हमसे बातें की गई, जो हमसे वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। कौन कौन सी, आप ज़रा रिपीट कर सकते हैं, कौन कौन से आपके मुतालबात थे जिन पर अमल दरामद नहीं किया गया और क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मान ली गई जिन पर अमल हुआ? देखिए सर, उस टाइम भी हम वफाक की हुकूमत से हमारी कुछ 60 डिमांड थी, सिंध गवर्नमेंट के साथ उस टाइम भी हम कुछ 60 डिमांड कर रहे थे और पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी हमारी कुछ 10 डिमांड थी। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिमांड थी, कस्टम, ट्रैफिक पुलिस के चलान और मोटर पुलिस के नाजायज चलान और एक्सल लोड के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात है कि एक्सल लोड पे गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए। उसमें हो ये रहा है कि मोटरवे की पुलिस, NHA मिनिस्ट्री के लोग वो पैसे लेकर हमारे ट्रांसपोर्टर्स से रिश्वत ले रहे हैं और उसके बाद जो है गाड़ियों को वजन ले जाने की भी इजाज़त दी जाती है। तो हम उस पर ये डिमांड कर रहे हैं, जितनी भी हमारी डिमांड है, आज भी हम उन तमाम वो डिमांड जो हमारी दिसंबर में थी, आज भी इस हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर हैं। तो हम उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि जब तक हमारी ये जो डिमांड है, जितनी भी हैं, तमाम तर डिमांड चाहे वफाक से हों या चाहे सूबाई हुकूमतों से हों, हमारी डिमांड तस्लीम नहीं होगी तो हमारी ये मुल्क की हड़ताल जो है जारी तो रहेगी। शहजाद साहब, क्या आपका ये भी मुतालबा है कि ओवरलोडिंग पर फाइन ना किया जाए? नहीं जी, ओवरलोडिंग तो हम ये चाह रहे हैं कि ओवरलोडिंग हो ही ना। सोर्स से, जहाँ से पोर्ट से गाड़ी कंटेनर लोड कर रही होती है, जी। तो वहीं से उसको कंट्रोल किया जाए। और मोटरवे पुलिस और मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि ओवरलोडिंग भी हो और हम चलान करके गाड़ी को आगे भी जाने दें ताकि पैसा भी इकट्ठा होता रहे। और टूल टैक्स के अंदर जो इजाफा किया गया, हमने मिनिस्टर साहब से शहजाद कहा साहब, वो तो कहते कि हैं कि हम फौरी मोटरवे तौर पर पे लोगों टूल की टैक्स में जो कमी ये की कौमी जानी शाहराएं चाहिए। हैं वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी महफूज बनाना हमारी अवलीन तरजीह है, जुर्माने करना हमारी तरजीह नहीं है। तो वो क्यों कर जाएंगे कि ओवरलोड गाड़ियाँ जो है वो जहाँ से गुजरें और किसी बड़े हादसे का सबब बने और ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में पड़ें? सर, यही तो हम डिमांड कर रहे हैं ना जी, कि ना कराची पोर्ट से ओवरलोडिंग होनी चाहिए, जो कराची का काटोर पर पहला कांटा है वहीं पर, ना कि जुर्माने लेके, पैसे लेके गाड़ी को पेशावर, इस्लामाबाद तक वो ओवर लोड ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। पहले कांटे से ही गाड़ी को वापस करना चाहिए, ओवरलोडिंग वाली गाड़ी को। लेकिन ये करते क्या है कि उनसे चलान करते हैं या इनके लोग पैसे ले रहे होते हैं अब अपना NHA के, उसके बाद गाड़ी को 125 टन भी ले जाने की इजाजत होगी। और इसके साथ साथ जो टूल टैक्स हम एक चक्कर का, एक गाड़ी का 50,000 इस्लामाबाद का दे रहे हैं, महीने का 2 लाख दे रहे हैं और एक साल का 24 लाख रुपया सिर्फ हम टूल टैक्स में वफाकी हुकूमत को अदा कर रहे हैं। और कल मिनिस्टर साहब इस पे ये फरमा रहे थे
कि टूल टैक्स में कमी मैं इस वजह से नहीं कर सकता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने तरक्याती काम करने हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि हुक्मरान जो हैं, आप अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करें, आप अपने अखराजात कम करके गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को, पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को जो है आप जी। रिलीफ फराहम करें। आज अभी 11 बजे फिर से हमारे उनके साथ मुज़ाकरात शुरू होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए मुल्क के वसीतर मफाद में अहम फैसले करेंगे और हमारे मुतालबात जो है तस्लीम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत जी। शुक्रिया। शहजाद अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जी उनके मुतालबात क्या हैं, जिनको संजीदगी से अगर सुना जाए, उनके मसाइल को रिजॉल्व किया जाए, तो फिर ही ये सप्लाई चेन जो है ये बहाल हो सकती है, जो कि अभी तक मअतल है। और आप देखते हैं कि आज फिर 11 बजे का वो बता रहे हैं कि एक मुज़ाकराती सेशन है, तो सेशन देखते है। हैं कि क्या नताइज निकलते हैं। होप्स हो कि जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो और सप्लाई चेन जो है वो बहाल हो सके दोबारा से। तो ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि माहम जाहिद इस वक्त मलेशिया में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं और गाहे बगाहे हमें वहाँ के खूबसूरत सियाहती मकामात की सैर भी करवाती हैं वर्चुअली। और अब की बार वो पहुंची हैं दारुल हुकूमत कुआलालंपुर, जिसकी पहचान है उसके मशहूर पेट्रोनास ट्विन टावर। अच्छा, पेट्रोनास ट्विन टावर्स एक ज़माने में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी थी और माहम ने पेट्रोनास ट्विन टावर्स के साथ साथ कुआलालंपुर सिटी सेंटर की सैर की है, नाइट लाइफ का भी नज़ारा किया है और रिवायती खाने भी खाए हैं। उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, आइए जानते हैं और आपको दिखाते हैं। और आप मलेशिया आए और केएलसीसी ना आए, इसका मतलब आपने मलेशिया में कुछ नहीं देखा। कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया का कैपिटल सिटी है और इस वक्त लोगों का जम्मे गफीर है। जी, तो अब हम एंटर होने लगे हैं दीवान फिलहारमोनिक पेट्रोनास, जो कि मलेशिया का पहला कॉन्सर्ट हॉल है और स्पेशली बिल्ड किया गया था क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, और इसे ख़ास तौर पर घर भी कहते हैं। मलेशियन इसकी ख़ास बात यह है कि ये पेट्रोनास ट्विन टावर्स के नीचे मौजूद है। इस मॉल की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ख़रीदारी के साथ साथ यहाँ से ट्विन टावर्स, पार्क और इर्द यहाँ पर लोग ट्विन टावर देखने आते हैं और फाउंटेन शो भी देखने आते हैं और कुछ ही देर में फाउंटेन शो जो है वो शुरू होने वाला है। लें जी, जैसे ही मैंने फाउंटेन शो का अनाउंस किया तो वहीं पर खबर मिली कि आज फाउंटेन शो नहीं होगा जैसे पहले होता है, और ये जितना भी जो कुछ भी हो रहा है म्यूजिक के बगैर बस इतना ही मिलेगा। सैड, बट ये बहुत ही कमाल का शो होता है, यहाँ देखने लायक होता है और मैं इससे पहले भी ये फाउंटेन शो देख चुकी हूँ। और ना होने की आज रीज़न यही है कि यहाँ पर केएलसीसी फैशन वीक चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि शो नहीं तो ना सही बैठकर व्यू एंजॉय करते हैं। कुआलालंपुर सिटी में खास तौर पर जो चीज लोग देखने आते हैं वो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो मिलकर देखते हैं।
कैप्चर किया जा सकता है। जो रात का व्यू है वो बस रात का ही व्यू है। ये वाली वाइब आपको दिन के वक्त नहीं आ सकती है। अच्छा, एक और चीज इन टावर्स को देखकर मुझे रियलाइज हुई है कि ये टावर भी जोड़े में है और मैं अकेली यहाँ सिंगल इन टावर्स को देखने आई हूँ। तो जनाब ये है ट्विन टावर्स का रात का व्यू। इसके साथ KLCC गार्डन भी मौजूद है जहाँ पर लोग वॉक करते हैं, तफरी करते हैं और इन टावर्स का नज़ारा भी करते हैं। मैंने सोचा खुद को भी ट्विन टावर्स के साथ कैप्चर कर लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो जनाब ये था न्यू और मॉडर्न कोलालमपुर। अब चलते हैं पुराने वाले कोलालमपुर में जहाँ पर एक्चुअल तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलेशिया की नाइट मार्केट में और रात के वक्त ये दिन का मंजर पेश कर रही है। इतनी रौनक है, लोग खा पी रहे हैं और यहाँ पर चीजें भी इस वक्त बहुत सस्ती मिलती हैं। कोलालमपुर की इस लोकल मार्केट की खास बात यह है कि ये ऑलमोस्ट पूरा वीक लेट नाइट तक खुली रहती है और सस्ती भी है। अब हम यहाँ की कुछ स्पेशल चीज खाने वाले हैं। लेट्स सी वो खाने में कितनी टेस्टी है। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मामम प्लेस चंडोल दुरियान और मैं ट्राई करने जा रही हूँ यहाँ पर चंडोल, जो कि बर्फ का गोला है। ये पाकिस्तानी गोले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन मेकिंग सेम है। ऑब्वियसली बर्फ पीसनी पड़ती है गोला खाने के लिए। यहाँ बर्फ पीसी जा रही है और इसको पीसने के बाद जनाब इस पर टॉपिंग की जा रही है फ्रूट्स की और ये गोला तैयार हो गया। ये भाई साहब पता नहीं क्यों मुझे ऐसे डेले दिखा रहे हैं वीडियो बनाते हुए। खैर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी, देखते वक्त हो रही है। खैर सानों की हमें इंतज़ार है सिर्फ गोले का। लें जी, तो आ गया ठंडा ठार गोला। एक है जैक फ्रूट, एक है रेड बीन और एक नॉर्मल है। पीना है या खाना है? खा के पियो या पी के खाओ। रेड बीन्स है, इसमें कोकोनट मिल्क है और नूडल्स हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। इस तरफ आकर मैंने सोचा कि गलती की है जनाब। ये हैं जिंदा सिपियाँ जिनको धोकर खाया जाता है। दिखने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आगे बढ़कर मैंने मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ और फ्रूट्स देखे जिनमें से ऑलमोस्ट मैंने खाए भी हुए हैं। और ये जनाब शेल फिश हैं जिन्हें खाकर आप सेल्फिश हो जाते हैं। लें जी, ये आ गया स्टार ऑफ द शो, फलों का बादशाह दुरियान। इसके बारे में जितना सुन लिया था, अच्छा बुरा हर तरह का एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी तो बढ़नी थी। अब जब क्यूरियोसिटी बढ़ी तो सोचा ट्राई भी करें। लें जी, तो इन भाई साहब ने छुरी से उधेड़ कर हमारे सामने रख दिया कि खाएं। ट्राई करने जा रही हूँ दुरियान, यहाँ का किंग ऑफ फ्रूट्स। पहली बाइट लेते साथ ही मेरी स्टोरी खत्म हो चुकी थी लेकिन मैंने एक्सप्रेशंस को होल्ड किया। नॉट बैड, मुझे तो अच्छा लगा। मेरी फैमिली को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरी फैमिली बड़ी सियानी, उन्हें पता चल चुका था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। थोड़ा सा प्याज या लहसुन का शायद टेस्ट है, लेकिन कुछ जो भी है अच्छा है। झूठ बोलते बोलते मेरा सब्र जवाब दे गया। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि कुछ लोगों को इतनी अनप्लेजेंट लगती है कि वो खा ही नहीं सकते, और पहली दफ़ा खाने वालों को ये प्याज या लहसुन की तरह ही लगता है जैसे मुझे महसूस हुआ था। और इसकी स्मेल की वजह से ही होटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंडोर प्लेसेस में दुरियान ले जाना मना है।
और ये मैंने बहुत अच्छा किया कि डुरियन खाने के बाद खा रही हूँ। दिस इज समथिंग सो टेस्टी। और ये काइंड ऑफ डिजर्ट है मलेशिया की। डुरियन कैसा था? You didn't try durian? You tried? Last time I tried in Ammi's office, I didn't like it. When I just one bite, I was like crying. I didn't like it. And you like putu bambu? Yes. Okay, I also like putu bambu. डुरियान के हवाले से मैं ये कहूँगी एकदम खाते साथ तो अच्छा लगता है, लेकिन लेटर ऑन कुछ पता चलता है पता नहीं क्या खा लिया दिल खराब होता है। भी आपके साथ शेयर किया। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अब ये खूबसूरत पैकेज आपने देखा, रिपोर्ट आपने देखी कि आप भी अगर मलेशिया जाने का प्लान करें तो खाने में जनाब रेड फ्लैग क्या है। दुरियान से अगर आप दूरी इख्तियार करें तो ही आपके लिए बेहतर है, वरना आपने वो बच्चे के भी एक्सप्रेशन देख लिए हाँ। उसे किस हद तक पसंद आया। और उस बच्चे के लिए टॉर्चर था कि उसको खिलाया जा रहा है, वो एक्सप्रेशन से कह रहा है मैंने नहीं खाना। तो बड़ी अच्छी एक ट्रैवल व्लॉगिंग थी ये। और आपको ये भी बता रहे हैं कि जनाब कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, जो कि वाकई वर्थ इट है। और ऑब्वियसली अगर आपको कोई थोड़ा सा गाइड कर दे, आपको पता चल जाए ट्रैवल व्लॉग देख के कि जनाब हमने कहाँ जाना है और इतने कम वक्त के अंदर हमने किस तरह से अपने ट्रिप को भरपूर एंजॉय करना, तो बड़ा इजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने ट्रैवल करना है, किसी कंट्री आपने जाना है, तो सबसे पहले आप गूगल करें उसे, आप वीडियोस देखें, आप प्रॉस एंड कॉन्स देखें, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो यकीनन ये देखने वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर मलेशिया जाना है, कुआलालंपुर जाना है, तो कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या बिल्कुल भी नहीं खाना। तो वहाँ जाहिर तो बड़ी एक अच्छी चीज़ कर रही है, देखने वालों अच्छी चीज़ कर रही है और ट्रिप को सही मानों में एंजॉय भी कर रही है। थोड़ी सी वो कहते हैं ना, वो रश्क हो रहा है कि हम इधर वो उधर, हसरत आप कह लेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं जी और आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, पाकिस्तान की नामवर गुलकारा हदीका कियानी की आज 52वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 11 अगस्त 1974 को रावलपिंडी में पैदा होने वाली हदीका कियानी ने 1990 की दिहाई में मौसीकी की दुनिया में कदम रखा और 1995 में अपना पहला एल्बम राज रिलीज किया, जिसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। उन्होंने ना सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी, सिंधी और पश्तो ज़बान में भी बेशुमार यादगार और सदाबहार नगमे गाए। हदीका कियानी ने अपनी मुनफरिद आवाज़ से पॉप म्यूज़िक को एक नई जिला बख्शी। बिल्कुल ऐसा ही है। और हदीका कियानी ना सिर्फ गुलकारी के मैदान में एक नुमाया मकाम रखती हैं, बल्कि वो फलाही और समाजी कामों में भी हमेशा पेश रही हैं। हदीका कियानी ने सैलाब मुतासरीन के लिए सैकड़ों घर तामीर करवाए। शानदार खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें आला सिविल एजाज़ तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा है। हदीका कियानी एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, बिल्कुल हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्यारी भी बहुत है, खूबसूरत भी बहुत है। और 52 साल की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। हम यही डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि हदीका कियानी ने बिल्कुल भी एज नहीं किया। वो अभी भी उसी तरह से यंग हैं और मुझे तो 52 साल की नहीं लगती वो, बिल्कुल नहीं लगती। और हम ये चाहते हैं कि जनाब आज जब हम उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं तो मज़ीद उनकी लंबी ज़िंदगी हो, सेहत वाली, क्योंकि हम देखते हैं कि इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त काम जो है वो कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं और उसका कहीं पर वो तस्करा भी नहीं करती। तो जनाब खूबसूरती की बात हो रही थी, अब हम देख लेते हैं कि हमारे माशरे में गोरी रंगत का जो जुनून है, खूबसूरत दिखना, वो इस हद तक बढ़ चुका है कि रिश्ते तय करने से लेकर इवन मुलाजमत के हुसूल तक हर जगह फेयर स्किन को ही खूबसूरती और कामयाबी का मयार समझा जाता है। इस नफसियाती दबाव का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट में रंग गोरा करने का दावा करने वाली क्रीमों और केमिकल से भरपूर फेशियल्स की भरमार है। बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने जनाब अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर दी हैं और पता नहीं अब उसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये तो कोई जिन पे अप्लाई हुआ वो बता सकते हैं। और नौजवान धड़ाधड़ खरीद भी रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं उन्हें और यूज़ भी कर रहे हैं।
बिल्कुल उज़ैर, और अफसोसनाक बात यह है कि फौरी गोरेपन की इस दौड़ में लोग अपनी स्किन और सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। रंग गोरा करने के नाम पर बिकने वाले ये केमिकल्स जिल्द की एलर्जी, यहाँ तक कि संगीन अमराज का सबब बन रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि गोरी रंगत के बजाय ग्लोइंग और हेल्दी स्किन कैसे हासिल की जाए। इन्हीं तमाम अहम मसाइल पर रहनुमाई लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंजा आफ्ताब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हर कोई पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में चाहता है कि उसका रंग बड़ा गोरा हो, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज। लेकिन आजकल अवेयरनेस आ रही है, लोगों में शऊर आ रहा है कि गोरा रंग नहीं, स्किन साफ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कि उज़ैर ने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि ऐसी ऐसी क्रीम्स मौजूद हैं जो कि कुछ देर के लिए तो आपको गोरा कर देती हैं लेकिन बाद में नुकसान बहुत पहुंचाती हैं। जी ऐसे ही है। एक तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इस पे हम बहुत ब्लेम पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम को नहीं कर सकते। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वो बहुत गोरे हैं, तो वो टैन होना चाहते हैं, उनको होता है कि थोड़ा सा कलर आ जाए हमारी स्किन में, और हम चूंकि थोड़े गंदमी हैं तो हमें होता है कि हम बिल्कुल गोरे चिट्टे हो जाएं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो आपको रेडिली अवेलेबल होता है ना, उसकी कदर नहीं होती। यानी नाशुक्री हर जगह। नाशुक्री ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो लेकिन अब चूंकि ये डिमांड हमेशा से है और इस रीजन में ज़्यादा है, क्योंकि हमें अल्लाह ने थोड़ा सा व्हिटिश कलर दिया, और इस पर मैं हमेशा बात करती रहती हूँ कि हमारा कलर दुनिया का सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्शन है। अच्छा। क्योंकि हमें अल्लाह ने एक बहुत बैलेंस्ड कॉम्प्लेक्शन दिया है, और हमें मेलानिन की प्रोटेक्शन भी दे दी है। मेलानिन मतलब पिगमेंट है जो कि हमारे अल्लाह ने स्किन में रख दिया है, और इतना ज़्यादा भी नहीं रखा कि हम बिल्कुल ब्लैक हो जाएं, और इतना कम भी नहीं रखा कि हमें प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट ना मिल सके। तो एक तो ये कि हमारी हेल्दीएस्ट स्किन है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो ये रंगत जो है ये हेल्दीएस्ट रंगत है, और ये आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। स्किन कैंसर्स नहीं होते हम इसी वजह से हमारे रीजन के अंदर। इसके अलावा आपको सन से होने वाले डैमेज, अर्ली रिंकल्स और एजिंग से भी बचाती है। तो इसलिए प्लीज़ इसको, मैं ख्याल में इसका शुक्र अदा किया करें और इसकी हिफाजत किया करें। और दूसरी अब जो पैराडाइम शिफ्ट ये आ रही है कि हेल्दियर स्किन की तरफ हम जा रहे हैं। अब हमारी मेरे पास जैसे जेन जी आती है ना मेरी ओपीडी में, तो उनको बिल्कुल गोरे होने का शौक नहीं होता। एक बहुत बड़ा शिफ्ट मैंने देखा है। मेरी जनरेशन, मेरे से पिछली जनरेशन, उनको गोरे होने का बहुत शौक था। लेकिन अब जो बच्चियां आती हैं कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, वो कहती हैं डॉक्टर साहब सिर्फ हेल्दी स्किन चाहिए। आई लव माई कॉम्प्लेक्शन, मैं बहुत खुश हूँ अपने कॉम्प्लेक्शन से, बस हेल्दियर वर्जन ऑफ माई स्किन चाहिए। तो बिल्कुल ये जो गोरा करने वाली क्रीम्स थी, फॉर्मुला क्रीम्स, जिनमें मर्करी बहुत ज़्यादा है, स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा है, और अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये बताइए कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि वाकई हर इन्फ्लुएंसर ने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया हुआ है, जिनको ना तो स्किन का पता होता है और ना ही बेसिक केमिस्ट्री का पता होता है कि कैसे बनाई जाती हैं क्रीम्स। बस वो कहीं से भी चाइना से बनवा के ले आते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी क्रीम्स जो कि स्टेरॉइड और मर्करी रिच हैं, वो सिर्फ आपकी स्किन को पतला नहीं करेंगी। आप देखोगे कि 2 से 3 दिन में बहुत अच्छा ग्लो तो आएगा ही, लेकिन 1-2 मंथ्स के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन में थिनिंग होना शुरू हो जाएगी। आप धूप में नहीं जा सकोगे, आपकी सेंसिटिविटी वाइट की बजाय आप रेडिश हो जाते हैं। पहले रेडिश होते हैं और उसके बाद फिर छाई आ जाती है। पूरे फेस के ऊपर एक ब्लैक मास्क हो जाता है, और उस वक्त स्किन जो है वो हाफ डेड हो चुकी होती है। तो अब मुर्दा स्किन को दोबारा जगाना, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स, और इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि गोरा करने वाली दौड़ के पीछे ना लगें, हेल्दी स्किन के पीछे लगें, और उसमें कुछ बहुत फ्यू इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं जो आपको बहुत लंबे अरसे तक यंग और हेल्दी स्किन दे सकते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली एक मेरे पेशेंट आए, ही वाज 50 इयर्स ओल्ड, और उनके ना हमने डिसाइड किया, उनके यहाँ पे क्रोफीट्स बन चुके थे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस थी और ग्लोबुलर लाइंस बहुत प्रोमिनेंट थी, जो कि एक फुल फ्लेज केस होता है अपर फेस बोटॉक्स का। हमने डिसाइड किया चलें आपको अपर फेस बोटॉक्स करेंगे, लेकिन आपने चूंकि अभी तक 50 साल गुजर गए, स्किन केयर ही नहीं की, तो स्किन केयर से स्टार्ट करते हैं। उनको सिर्फ एक सनस्क्रीन दिया और एक मॉइस्चराइज़र दिया। सुबह वो उठते थे, ऑफिस जाने से पहले सनस्क्रीन लगाते थे, और शाम को आके चेहरा धो के मॉइस्चराइज़र लगा लेते थे। 1-2 महीने के बाद वो मेरे पास आए हैं, मैं आपको बताऊँ उनकी रिंकल्स गायब हो गई। तो मुझे कैंसिल करना पड़ा उनका बोटॉक्स, क्योंकि समटाइम्स हम एक बेसिक केयर भी नहीं कर रहे होते अपनी स्किन की। बिल्कुल ठीक। लाइक सन डैमेज से नहीं बचा रहे खुद को, और मॉइस्चराइज नहीं कर रहे, तो शायद वो इतना सा रिप्लेनिश करने से ही स्किन इतनी अच्छी हो गई। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो अब जरूरत नहीं है, मुझे भी लगा कि अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आजकल जो हमें बताया जाता है 10 स्टेप्स ऑफ स्किन केयर, ये लगाएं, सीरम्स भी आ गए हैं, सीरम लगाएं, ये भी लगाएं, इसके बिना तो आपने निकलना ही नहीं है। ये जरूरी है या गैर जरूरी?
ये बिल्कुल बहुत गैर ज़रूरी स्टेप्स हैं और गैर ज़रूरी और नुकसानदेह भी हैं थैंक गॉड साथ-साथ। किसी ने तो बोला। क्योंकि अब देखें उन्होंने क्या किया हुआ है कि जिन्होंने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, उन्होंने सीरम्स भी बनाए हैं, क्रीम्स भी बनाई हैं, सनस्क्रीन्स भी वेट बनाए लॉस हैं, कावे भी बनाए हुए कावे हैं। बनाए हैं, तो उन्होंने आपको हर चीज़ बेचनी है। तो इसलिए प्लीज़ किसी के उसका मार्केटिंग स्टंट्स का हिस्सा ना बने। और मैंने जैसे बताया कि दो चीज़ों से रिवर्स हो गए रिंकल्स एंड आई वाज अमेज्ड कि स्किन इतनी हंग्री होती है फॉर दीज टू थिंग्स, एक अच्छा सनस्क्रीन और एक मॉइस्चराइजर, इसी से आपकी इतनी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। ये दो चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट हैं। इसके अलावा जो भी है ना वो सब मेरे ख्याल में लगाने वाली चीज़ें, क्योंकि टॉपिकल चीज़ें इतनी डीपर पेनिट्रेशन नहीं कर सकती। आपका कोलेजन होता है डीपर लेयर्स ऑफ डर्मिस के ऊपर तो सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आप उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन जब हमने डीपर लेयर्स में कोलेजन बनाना है तो कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, वो डेफिनेटली प्रोसीजर्स के थ्रू हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर कंसा हमें ये बताएं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं और वो ये अब मार्केटिंग का जो प्रोपेगेंडा है फॉल्स उसके अंदर आ गए हैं, बेचारे रंग गोरा करने वाली क्रीमें, मरकरी वाली हाई मरकरी वाली चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, स्किन डैमेज हो गई है, क्या चीज़ें वो करें कि अब उनकी स्किन जो है वो दोबारा से हेल्दी हो सके? कोई चांस है? चांस है, बिल्कुल चांस है। इट डिपेंड्स कि कितनी देर से लगा रहे हैं और कितनी मिकदार में स्टेरॉइड्स यूज़ हो चुके हैं। तो अक्सर कुछ लोग तो डायरेक्ट स्टेरॉइड्स लगा रहे होते हैं। अब एक बहुत किस मशहूर फॉर्म में? ज़माना करीम है बेटनोवेट, क्लोमीवेट, तो हर घर में मौजूद होती है। तो वो लोग बड़े शौक से लगाते हैं वेज़लीन के अंदर मिक्स करके, पेट्रोलियम जेली के अंदर मिक्स करके। मेरे बहुत से पेशेंट्स लगाते हैं कि मैं बहुत गोरी रहती हूँ। अच्छा। और इतनी डिपेंडेंस हो जाती है फिर स्टेरॉइड के ऊपर कि स्किन तो थिन हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वो छोड़ेंगे लगाना तो एकदम से ब्लैक हो जाता है, मास्क आ जाता है, छाई बनना शुरू हो जाती है, वो फिर दोबारा दे फॉल बैक टू स्टेरॉइड्स। तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल बन जाता है कि उनकी जान ही नहीं छूटती। अब उसका हल क्या है कि सबसे पहले जैसे वो हम कहते हैं नहीं, स्मोकिंग जब क्विट करनी होती है तो बस वन टाइम आपने क्विट कर देना है, उसके बाद यूज़ नहीं करनी। तो सबसे पहले तो 100% क्विटिंग है कि आपने बिल्कुल स्टेरॉइड्स वाली क्रीम पे नहीं जाना। 1 से 2 महीने हम देते हैं जस्ट यही 2 इंग्रेडिएंट्स, सिंपल जिंक बेस्ड सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र, ताकि स्किन को थोड़ा सा हील होने का टाइम मिले, थोड़ी सी स्टेरॉइड से आप फ्री हुए हो, स्किन को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिले। उसके बाद कुछ चीज़ें करनी होती हैं जो बैरियर रिपेयर के लिए होती हैं, जिसमें दोबारा से स्किन को थिकन किया जाता है विद कोलेजन बूस्टिंग। अब कोलेजन बूस्टिंग के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे आपने माइक्रो नीडलिंग सुना होगा, रिसर्फेसिंग लेज़र, CO2 लेज़र, IBM YAG लेज़र, ये सारी डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जिससे माइक्रो इंजरीज दी जाती हैं स्किन के अंदर। और फिर स्किन के नेचुरल मैकेनिज़म्स होते हैं, जब भी कहीं कट लगता है तो वहाँ पे नई स्किन डेवलप होती है, तो हम उन्हीं मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हुए स्किन को रीजनरेट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मोडालिटीज़ होती हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम, जितना डैमेज है उतना टाइम ज़्यादा लगता है स्किन को रिकवर करते हुए। अच्छा, जैसा कि आपने सन ब्लॉक की बात की है, बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, लेकिन अक्सर लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि कौन सा सन ब्लॉक बेहतर है। अगर कोई सन ब्लॉक खरीदने जा रहा है तो वो क्या देखे कि उसमें क्या और मेरी अज्जा स्किन टाइप मौजूद क्या है, ये भी एक सवाल है। एग्जैक्टली, बस यही 2 बातें आपने देखनी है कि स्किन टाइप क्या है और एक अच्छे सनस्क्रीन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अब अगर हम एक अच्छे सनस्क्रीन की बात करें तो उसमें कम से कम 50 SPF होना चाहिए। आजकल जितना हमारा UV इंडेक्स है पाकिस्तान का, तो उसमें आपको 50 SPF ही 50 प्रोटेक्शन देगा, SPF, इससे कम इतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो आपने ये देखना है कि उसके ऊपर SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो आपका 50+ होना चाहिए या 50 होना चाहिए। और उसके नीचे होते हैं प्लस के साइन होते हैं, तो कम से कम उस पर 3+ के साइंस होने चाहिए। तो प्लस जो है वो हमारे UV A रेज की प्रोटेक्शन को शो करते हैं, और जो SPF है वो UVB की प्रोटेक्शन को शो करता है। तो 2 तरह की UV रेज आ रही होती हैं हमारी ज़मीन पे, एक UV A रेज हैं और एक UVB रेज है जो सन से आ रही होती हैं। तो आपकी स्टूडियो लाइट में भी UV रेज निकल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी तो ये भी कहा जाता है कि अपना फ़ोन यूज़ करें तो सन ब्लॉक लगा के यूज़ करें। यस, उसमें भी ब्लू लाइट होती है, तो ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा मेलाज़मा और एजिंग करती है। तो अक्सर लोग जो मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो बैंक जॉब्स करते हैं, तो अब जो बैंकर्स होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो सुबह जाते हैं और 5 बजे सूरज ग्रुप होने के बाद निकलते हैं, तो हमें कैसे छाई पड़ गई। मेलाज़मा तो सन इंड्यूस्ड होता है, तो वो जो लैपटॉप जिसके सामने वो सारे दिन बैठे रहते हैं ना, उसमें से ब्लू लाइट निकल रही है। तो या तो आप एक ऑप्शन आ रहा होता है ब्लू लाइट फिल्टर का, या तो वो लगा लें, और या फिर अच्छे सा जिंक पे सन ब्लॉक लगा के बैठेंगे तो छाई हो रही है। यानी आप वो ब्लू ग्लासेस भी बनवा लेते हैं कि चलें स्क्रीन के लिए ये बड़े ज़बरदस्त हैं, आंखों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्किन के लिए आप कुछ नहीं लगा रहे होते कि हमें क्या ज़रूरत है, हमने कौन सा धूप में निकलना है भाई। यस, ये थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर कंसा हमें ये भी बताएं कि एक तो हम स्किन की बात करें, लेकिन आजकल बालों का भी बड़ा मसला चल रहा है। लोग कहते हैं बाल बड़े फ्रीजी हो गए हैं, जिनके बड़े स्मूथ भी रहते हैं आम दिनों में, वो कहते हैं
बरसात में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, हर चीज़ वही हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन बाल फ्रिजी हो गए हैं, उसका भी कोई हमें हल बाल बहुत बताए। गिरना शुरू हो जाते हैं इस मौसम गिरते में। बहुत ज़्यादा हैं बाल। अच्छा देखिए, अब इसके पीछे भी साइंस है। बालों का एक साइकिल होता है, पूरा साइकिल होता है कि बाल साल के कुछ महीने लंबे होते हैं, ग्रो करते हैं, और साल में 1-2 महीने आते हैं जिसमें बालों ने शेड ऑफ होना होता है। ये एक साइकिल है, Okay. कंप्लीट साइकिल है कि बाल पहले निकलेगा, लंबा होगा, और फिर उसकी एज पूरी हो जाएगी और वो शेड ऑफ हो जाएगा। तो Right. अक्सर बरसात के या सावन के जो महीने होते हैं ना, वो बालों की शेडिंग फेज होती है फॉर 85% ऑफ द पीपल। तो उनके बाल गिरते ही गिरते हैं बरसात के 1-2 महीने में, और फिर वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि हाँ, अक्टूबर नवंबर से फिर बाल गिरना रुक जाते हैं और फिर नई ग्रोथ भी आ जाती है और फिर वॉल्यूम रिप्लेनिश हो जाता है। ठीक। तो एक तो इसके पीछे ये साइंस है, लेकिन कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे बेसिक डेफिशिएंसीज अगर मैं बताऊं तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली पाकिस्तानी ख़वातीन को देखने को मिलती है। विटामिन डी, हम 95% लोग पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐसे माइक्रोन्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से बाल बहुत गिरते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, बरसात के अलावा भी मेरे बाल गिरते रहते हैं, तो आपने प्लीज़ ये 2 इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं कि आप आयरन और विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है। उसके अलावा और भी माइक्रोन्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये 2 मोस्ट कॉमन हैं। जैसे तो आप ये रिप्लेनिश करोगे, मल्टीविटामिन्स लोगे तो ठीक हो जाओगे। आपने कोलेजन का कुछ ग्लूटाथियोन्स का पूछना जिसका आप कल भी जिक्र कर रही थी। आजकल तो बहुत इसका जिक्र होता है, लेकिन मैं योगा के बारे में पूछूंगी जी, कि जी। जो फेस योगा होता है, ये स्कैम है कि ये फायदेमंद है? अच्छा जी, फेस योगा अच्छा है। गहरा सांस ली जवाब देने से पहले। क्योंकि इसको निगेट नहीं किया जा सकता। फेशियल एक्सरसाइज है, डेफिनेटली मसल पे काम करती है, और आपको पता है कि हेल्दी लाइफ स्पैन का जो लॉन्जेविटी का स्पैन है वो मसल हेल्थ पे बहुत डिपेंड करता है। सेम गोज फॉर योर फेस। अगर आप फेशियल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, तो आपको अपने फेशियल मसल्स पे भी काम करना है, सिर्फ स्किन पे काम नहीं करना। लेकिन योगा का जो एक मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है वो ये है कि इट इज़ लाइक वेरी लॉन्ग लास्टिंग, और इसमें आप 10 साल योगा करोगे ना तो उतना आपको अचीव होगा जितना एक प्रोसीजर से अचीव हो जाएगा आपका मसल का स्ट्रेंथ। तो इसलिए मुझे वो वे करते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि व्हाई डोंट यू गो फॉर खुद को ज़्यादा थका रहे हैं। या तो आप कंसिस्टेंसी से करते रहो और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो कि बस मैं लिफ्ट हो जाऊँगा। बस ये करें कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं अपनी मतलब यंग रहने के लिए या हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए कर रहे हैं, तो बस ये ज़हन में रख के करें तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर्स भी अब आ चुके हैं जो मसल्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दे सकते हैं। तो इसलिए ये आपने वे करना है कि मैंने किस तरफ जाना है। फैसला आपने खुद करना है। आपने खुद करना है जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत Thank you करने so के लिए, और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। कंक्लूड मैं यही करूंगी कि जो केमिकल्स वाली क्रीम्स होती हैं उन्हें हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। गोरे रंग का ज़माना हुआ पुराना, अब है हेल्दी स्किन का ज़माना, तो अपनी स्किन को हेल्दी बनाएं। अब फेयर वाले भी ग्लो पे आ गए। यस, देखा, फेयर वाले और भी ये glow बड़ी पे आ अच्छी गए। बात है जो डॉक्टर कंसा ने बताई। एक तो उन्होंने हल बड़े आसान बताए कि आपने क्या करना है, सिर्फ 2-3 चीज़ें आपने यूज़ करनी है। ये नहीं कि 10 जो हैं वो आपने कोई अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सजा के रख दी हैं ड्रेसिंग पे, जनाब ये मैंने यूज़ करनी है, वो आपने यूज़ नहीं करनी। और अब जो जनरेशन आ रही है, शिफ्ट ये आया कि जनाब वो कॉन्फिडेंट भी हैं अपने कलर को लेकर, और वो बहुत ज़्यादा उसमें खुश भी हैं। वो चाहते हैं यही स्किन जो है वो हेल्दी रहे, हमें उसको ज़्यादा जो है वो कोई गोरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, कि बहुत अच्छी बात है आजकल के दौर में अगर हम देखें। तो जनाब आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।